बच्चों, वेलकम टू सोशल क्रैकर्स। तो फिर से मैं परेशान करने आ गया, लेकिन अब हम चैप्टर में थोड़ा सा स्पीड जारी रहे। ऑलरेडी हमने पार्ट 3 तक कवर कर लिया है। एक बार फिर भी थोड़ा सा बता दूं क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जिन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है वो जाके देख लेना। तो अभी तक हमने इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कवर कर लिया, ह्यूमन डेवलपमेंट भी हमारा हो गया, इकोनॉमिक एंड डेमोक्रेटिक प्लानिंग भी हमारा हो गया है। तो आज हम कवर करने वाले हैं इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं इसमें। और साहित्य सेवा यहाँ से अब तो असर्शन रीजन पूछना शुरू कर दिया है, तो पूछा जा सकता है। तो अभी हमें सब बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसे हम बहुत अच्छा से कवर करें, बहुत अच्छा से सुनना। मैंने कोशिश किया है कि चीजों को एकदम मतलब छोटा से छोटा, क्योंकि मैं जानता हूँ वीडियोस का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ रहा है, बट क्या करें, एक्सप्लेनेशन में हो जाता है वो चीज। तो आप वो थोड़ा सा उससे एडजस्ट कर लेना, ठीक है। वो कोई बड़ा बात नहीं है। तो अभी हम आज से शुरू करने वाले हैं इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ये सब हमने कवर कर लिया है। आप डिफरेंसेस भी बता दिया था इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा दिया हूँ। फिर क्या बचा? आप लोग पढ़ नहीं रहोगे मुझे पता है। एग्जाम चल रहा होगा क्या आप लोगों का, पता नहीं मुझे, बट पढ़ते रहना। हाँ, लेट मत करना, बिकॉज इस बार सोशल साइंस पहले जैसा नहीं है, रट लिया नोट्स मिल गया वैसा नहीं होने वाला है। इस बार मुझे लग रहा है एमसीक्यू टफ आएगा, ठीक है। बिकॉज ऑलरेडी बोल दिया है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, तो इतना भी सिंपल एमसीक्यू नहीं होने वाला है। अच्छा से सुनते जाना। कल हमने इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया भी कवर कर लिया था, ठीक है। ये कितना, एक बार मैं बता दूं, 5-5 साल का होता है, क्योंकि आने वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये लगेगा आपको। जो जिन्होंने पार्ट 3 नहीं देखा है जाके देख लेना, नहीं तो ये सब कुछ समझ में ज्यादा नहीं आने वाला है। हमने इन डेप्थ कवर किया था ये, ठीक है। अभी एक बार मैं फिर बता देता हूँ। 5 साल याद रखना, इकोनॉमिक प्लानिंग कितना होता है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 5 साल, सेकंड 5 ईयर प्लान फिर 5 साल। ये हुआ था 1951 से 56। पहला 5 साल का प्लान मतलब होता है ना, मैंने बताया था, तो वीडियो देख लेना कि हम 5 साल का एक प्लानिंग करते हैं। जैसे आप एग्जाम का भी प्लानिंग कर रहे हो, 3 महीना बचा है, 3 महीना में क्या स्ट्रेटेजी होगा, कहाँ पे कितना टाइम इन्वेस्ट करना है। उसी तरह से क्या एक देश भी प्लानिंग करता है कि 5 साल में देश को क्या करना है, कहाँ तक ले जाए। हर 5 साल में होता है कि ये 5 साल में देश का क्या होगा, कहाँ तक उसे ले जाना है, कितना इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, सब प्लानिंग करते हैं कि 5 साल में हमारा जीडीपी इतना कर देना है। फिर जब अगला बार फिर सरकार आएगा, फिर वो बोलेगा हाँ ये 5 साल में हमें इतना जीडीपी कर देना है। तो वैसे चीजें चलते रहता है, हर 5-5 साल चलते रहता है। बीच में जब सरकार टूट जाती है तब क्या होता है, या फिर मतलब डिसॉल्व हो जाता है गवर्नमेंट, तब होता है कि 2-3 साल हो जाता है, बट ऐसे 5-5 साल का ही रहता है, याद रखना। तो इसलिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान इसे कहा जाता है, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान। अभी ये आने वाला है इसलिए मैंने समझा दिया है, ठीक है। आप लोग तो देखते नहीं होगे वीडियो। मुझे तो ये भी पता नहीं कि वो वीडियो आप तक पहुंच भी रहा है कि नहीं, ठीक है। पर जब भी पहुंचे, भगवान करे पहुंच जाए, जब भी पहुंचे पढ़ लेना। आई विश सोशल साइंस में बस इस बार 100 लाना है जैसे भी हो, ठीक है। नीति आयोग भी मैंने आप लोगों को समझा दिया था पिछले क्लास में कि नीति आयोग क्या होता है। एक सेंट्रल प्लानिंग एजेंसी होता है। इसका पहले वाला नाम प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, ठीक है। ये भी मैंने आपको क्लियर करा दिया है। नीति आयोग का क्या मेंबर्स है, मैंने बार बार बोला था कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर है, वाइस चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है, वो भी प्राइम मिनिस्टर करता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, तो डोंट इग्नोर इट। डेमोक्रेटिक प्लानिंग भी मैंने बोला था, हर एक ईयर में एक डिसीजन बनाया जाता है, ठीक है। जैसे स्कूल का एग्जाम्पल दिया था मैंने, तो वो एग्जाम्पल देख लेना। वो थोड़ा सा लेंदी हो गया था, आप उसे 1.5x स्पीड या फिर 2x स्पीड में देख सकते हो। उसमें एक प्रॉब्लम ये हो गया कि जब आप स्पीड बढ़ाते हो तो शायद माइक का वो आ जाता है, तो उसमें कोशिश करना कि 1x में ही देखो, ठीक है। लगने से टाइम लगेगा बट आपके दिमाग में घुस जाएगा। फिर भी नहीं घुसे तो बताना कमेंट में, मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, ठीक है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया क्या है क्या नहीं, ऑलरेडी इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में तो हमने समझ ही लिया है। तो चलिए पढ़ते जाते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया हैज कवर्ड अ प्लान, हैज कवर्ड अ पीरियड ऑफ मोर देन 60 ईयर्स। तो क्या हुआ है कि 60 साल से भी ज्यादा हमारा देश में इकोनॉमिक प्लानिंग चल ही रहा है। 1951 से चल रहा है, ठीक है। द पीरियड ऑफ प्लानिंग इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फ्रॉम 1951 टू 1991 एंड फ्रॉम 1991 टू प्रेजेंट डे, ठीक है। ये देखिए, तो 60 साल से ज्यादा प्लानिंग चल रहा है। 60 साल से ज्यादा प्लानिंग, अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, 5-5 साल में होते रहता है। 5 साल का एक सरकार आया, फिर वो 5 साल का देखेगा, हाँ मैं 5 साल में इतना कर दूंगा। फिर जब दूसरा सरकार आएगा वो सोचेगा हाँ ये मैं 5 साल में इतना कर दूंगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, वो 5 साल मिलके कितना तक हो गया है, 60 साल से ऊपर तक का हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग चल ही रहा है, ठीक है। 60 साल से ऊपर चल रहा है इंडिपेंडेंस के बाद से आप ले लो तो। और इसी को क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक 1951 से कितना लिया गया है, 1991, और फिर 1991 से कहां तक लिया गया है, अभी तक, मतलब 2024 जो चलते रह रहा है, ठीक है। अभी तक चली रही है इकोनॉमिक प्लानिंग, मतलब 60 साल से ऊपर तक प्लानिंग हो गया। अब प्लानिंग सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं वो हम इस चैप्टर में जानेंगे। अच्छा से देखना,
भगवान करे आप भी जो 3 महीना प्लान कर रहे हो आपका एग्जाम के लिए वो भी सक्सेसफुल हो जाए। ठीक है, तो चलिए, इन द फर्स्ट पीरियड ऑफ प्लानिंग 1951 to 1991 the public sector was the leading sector in the economy, the role of the private sector was secondary। तो देखिए 1951 से क्या हो रहा था, जब इंडिया जस्ट इंडिपेंडेंट हुआ था तो उसके बाद जो इकोनॉमिक प्लानिंग लिया गया, यानी फर्स्ट प्लानिंग जो लिया गया था 1951 से, तब से किसको इंपॉर्टेंस दिया गया है, बस गवर्नमेंट सेक्टर को दिया गया है। गवर्नमेंट सेक्टर मतलब आप मान लो पब्लिक सेक्टर, वही जिसको गवर्नमेंट सेक्टर में पब्लिक सेक्टर, वही जो गवर्नमेंट चला रहा है सब कुछ, जैसे बीएसएनएल गवर्नमेंट चला रहा है, ऑयल इंडिया अभी गवर्नमेंट का है, तो ये सब जितना भी सेक्टर्स आता है अभी गवर्नमेंट चला रहा है। पहले क्या होता था, सब कुछ, इनफैक्ट एयर इंडिया भी गवर्नमेंट चला रहा था, जो आपको पता होगा शायद। तो ज्यादातर सेक्टर किसके हाथ में था, गवर्नमेंट ही सब कुछ चला रहा था, ज्यादातर पब्लिक सेक्टर ही चलता था। इनफैक्ट इंडस्ट्रीज भी था ना, वो गवर्नमेंट ही चलाया करता था ज्यादातर। अभी तो प्राइवेट इंडस्ट्री आना शुरू हुआ है, अभी वो हम लोग ये सारा चैप्टर आपको क्लियर कर देगा कि कब से प्राइवेट सेक्टर आया, कैसे आया। अब पहले क्या होता था, 1951 से 1991 तक कौन सा सेक्टर चला करता था, पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मतलब क्या, जो गवर्नमेंट चला रही है, गवर्नमेंट ही इंडस्ट्री चला रही है, गवर्नमेंट ही वो नेटवर्क वगैरह सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में है। ठीक है, तो सब कुछ पब्लिक सेक्टर चल रहा था, गवर्नमेंट का सेक्टर चल रहा था, यहाँ तक यही बताया गया है। प्राइवेट सेक्टर को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दिया सकता था क्योंकि इनिशियल ईयर्स था और प्राइवेट सेक्टर उतना चलता ही नहीं था, तो वो एक सेकेंडरी था, चलता था ऐसा नहीं था, बहुत कम था। इनफैक्ट इंडस्ट्री खोलने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता था, अब तो लाइसेंस का जरूरत नहीं है, बस कुछ कुछ इंडस्ट्री में लाइसेंस का जरूरत है। ठीक है, जैसे अभी आपको अगर ड्रग्स या वो जो मेडिसिन वगैरह बनता है, या फिर मान लीजिए वाइन, ये सब का लाइसेंस लेना पड़ता है। बट अगर आपको एक एडटेक इंडस्ट्री खोलना है, या फिर आपको एक मान लीजिए कपड़ा का इंडस्ट्री खोलना है, तो अभी आपको उतना वो परमिशन लाइसेंस लेना नहीं पड़ता, बट तब लेना पड़ता था। इसीलिए तब पब्लिक सेक्टर ही चलता था, गवर्नमेंट ही सब चलाते थे, प्राइवेट सेक्टर सेकेंडरी था, उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था प्राइवेट सेक्टर को, शायद आप समझ गए होंगे। इन इंडिया, यानी अगर उस समय जियो होता तो जियो को गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता, बट अभी अगर आपको कल खोलना है, मान लीजिए कोई कोई भी, जैसे स्केलेटन का एक नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क का वो खोलना है, कंपनी खोलना है, तो अब आपको परमिशन लेना नहीं पड़ेगा। ठीक है, पहले लेना पड़ता था, तो उस समय प्राइवेट सेक्टर सेकेंडरी था। In Indian economy, the public sector and the private sector coexist. Hence, it is known as mixed economy, and this is very important for your examination point of view. बहुत ज्यादा जरूरी है ये। ठीक है, कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, दिखाया ना, जहां पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों एक साथ चलते रहता है। जैसे इंडिया में अभी मिक्स्ड इकोनॉमी है, पब्लिक सेक्टर भी आपको देखने को मिलता है, बीएसएनएल है जो गवर्नमेंट चला रही है, ऑयल इंडिया भी देखने को मिलता है जो गवर्नमेंट चला रही है। अभी आपको प्राइवेट सेक्टर भी देखने को मिलता है, जैसे फिजिक्स वाला हो गया, या फिर मान लीजिए क्या बोलेंगे, ये भी मेरा जो है वो भी तो एक प्राइवेट सेक्टर ही हो गया। फिर और मान लीजिए ये आपका आकाश हो गया, फिर जितना भी जो एडटेक सेक्टर्स है आपको ये सब देखने को मिल ही जाएगा। तो प्राइवेट सेक्टर जियो हो गया, तो सारा ये सब प्राइवेट सेक्टर हो गया, प्राइवेट सेक्टर भी चल रहा है और गवर्नमेंट सेक्टर भी साथ बाय साथ चल रहा है। तो उससे क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी हो रहा है कि गवर्नमेंट सेक्टर से भी कुछ पैसा आ रहा है देश में, प्राइवेट सेक्टर से भी पैसा आ रहा है, तो उसे ही कहा जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पे क्या हो, द पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट, हेंस इट इज कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। ये डेफिनेशन में आ सकता है, कॉन्सेप्चुअल भी दिया जा सकता है, जैसे एसर्शन में दे देगा कि मिक्स्ड इकोनॉमी इज ऑल अबाउट पब्लिक सेक्टर। ठीक है, एस रीजन में कुछ और दे देगा। तो जैसे आपने देखा कि मिक्स्ड इकोनॉमी इज अबाउट पब्लिक सेक्टर, नो, इट इज नॉट ओनली अबाउट पब्लिक सेक्टर, इट इज अबाउट बोथ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, जहां पे दोनों एक साथ चलते रहता है। गवर्नमेंट भी अपना चला रहा है और प्राइवेट को भी, किसी को मैंने अपना इंडस्ट्री खोलने का, कपड़ा का या जैसा भी हो, ठीक है, वो खोल सकते हैं। ठीक है, तो उसे कहा जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या होता है दूसरा वाला, बिटवीन द टू सेक्टर्स पब्लिक एंड प्राइवेट, द पब्लिक सेक्टर्स रोल वाज मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज द इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक्सेप्टेड द गोल ऑफ सोशियलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। तो पहले क्या हुआ करता था कि पब्लिक सेक्टर ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मैंने ऑलरेडी बता दिया क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये क्या फॉलो किया करता था, सोशियलिस्टिक पैटर्न। अब सर सोशियलिस्टिक पैटर्न क्या होता है, आप ये फोटो देख रहे होगे ना, तो फोटो में एक इसको आपने कहीं ना कहीं देखा होगा जरूर, आप कमेंट सेक्शन में बताना कि ये कौन है। ठीक है, तो सोशलिस्टिक पैटर्न क्या होता है कि जैसे कुछ कुछ स्टेट होता है ना, वो कैपिटलिस्ट होता है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां पे तो ज्यादातर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी प्राइवेटाइज होता है। यहाँ तो गवर्नमेंट क्या, गवर्नमेंट स्कूल भी चलता है, प्राइवेट स्कूल भी चलता है। ठीक है, दोनों साइड बाय साइड चलता है। बट कुछ कुछ जैसे यूएसए हो गया, वहां ज्यादातर चीजें मतलब सब प्राइवेटाइज ही है। ठीक है, बट अगर आप फिनलैंड चले जाओ, आप स्वीडन चला जाओ, आप चाइना चले जाओ, वहां पे क्या होता है, गवर्नमेंट ही क्या चलाते हैं, ये स्कूल्स वगैरह चलाते हैं। इंडिया में भी स्कूल्स गवर्नमेंट चला रहे हैं। ठीक है, तो वो सोशलिस्ट पैटर्न क्या होता है कि जहां पे स्टेट सब कुछ ज्यादातर काम कर रहा है, और वो क्यों करता है,
ताकि सबको इक्वल बेनिफिट्स मिले। अब देखिए, एक गवर्नमेंट स्कूल में आप चला जाइए, गवर्नमेंट स्कूल में जो गरीब है वो भी पढ़ पाएगा, जो अमीर है वो भी पढ़ पाएगा, राइट। लेकिन एक प्राइवेट स्कूल में क्या गरीब पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। तो सोशलिस्टिक पैटर्न में क्या होता है, स्टेट जो होता है वो सब कुछ चलाता है, ठीक है। स्टेट ही एक इंडस्ट्री खोलता है ताकि क्या है, सबको बेनिफिट करे, स्कूल खोले उसमें भी सबको बेनिफिट हो, हेल्थ केयर करे, सब फैसिलिटी ले पाए। इसीलिए वो क्या करता है, उसे सोशलिस्टिक पैटर्न बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है सब कुछ रिसोर्सेस, सबको इक्वल रिसोर्सेस मिले, सबके पास ऐसा नहीं कोई गरीब अमीर रह जाए, सबको हॉस्पिटल का इक्वल एक्सेस मिले, एजुकेशन का भी इक्वल एक्सेस मिले। लेकिन आप वही, अगर आप धनी हो तो ठीक है, आप प्राइवेट हॉस्पिटल जा सकते हो, बट आप अगर गरीब हो तो क्या प्राइवेट हॉस्पिटल जा पाओगे? नहीं जा पाओगे। बट उसका चिंता कौन क्या करता है? सोशलिस्टिक पैटर्न करता है। सोशलिस्ट पैटर्न ये सोचता है कि नहीं, सबको मिलना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत सिंपल मैं बता रहा हूँ, सोशलिस्टिक पैटर्न, सोशलिस्ट स्टेट कौन होते स्टेट होते हैं? जो ये बिलीव करते हैं कि सबका फायदा होना चाहिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए रिसोर्सेस, ठीक है। तो जैसे ही उसने स्कूल खोला, सब उसको क्या कर पाएंगे? एक्सेस कर पाएंगे, हेल्थ केयर भी एक्सेस कर पाएंगे। बट कैपिटलिस्ट में क्या होता है? जिसके पास पैसा होता है वही कर पाता है। जैसे यूएस है, कैपिटलिस्ट स्टेट है, लेकिन चाइना हो गया, ठीक है, इंडिया हो गया, फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, ये सारा क्या होता है? सोशलिस्ट हो गया। इंडिया में थोड़ा कैपिटलिस्ट भी, इंडिया जैसे मिक्स इकोनॉमिक भी चला रहा है, तो ये सब सारा स्टेट क्या हो गया? सोशलिस्ट स्टेट हो गया। तो वो क्या करते हैं, अपना वो खोलते हैं ताकि सबका बेनिफिट हो, सबको इक्वल एक्सेस मिले, सबको इक्वल रिसोर्सेस मिले, सब फेयरली चले। इंडस्ट्री ऐसा नहीं कि आप दो इंसान है, एक धनी एक अमीर, एक इंडस्ट्री एक देश में अगर प्राइवेट चीज चल रहा है तो जो गरीब होगा क्या वो खरीद पाएगा? नहीं पाएगा। बट इंडिया में या फिनलैंड या स्वीडन में एक गरीब भी वो स्टील खरीद पाएगा, एक अमीर भी स्टील खरीद पाएगा, क्योंकि दाम बहुत मिनिमल रखेगा गवर्नमेंट, ठीक है। वही होता है सोशलिस्टिक पैटर्न। अब आप समझ गए होंगे, फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं कोशिश करूंगा कि इसे और ज्यादा सिंपल कर दिया जाए। नेचुरली द रोल ऑफ द स्टेट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिकेम मोर इंपॉर्टेंट। अभी मैंने कहा ना, स्टेट ही सब कुछ चला रहा है, स्टेट इंश्योर करता है कि सबको इक्वल चांस मिले, सबके इक्वल रिसोर्सेस मिले। और वो कब हो पाएगा? जब स्टेट चलाएगा। अगर प्राइवेट चलाएगा तो फिर अभी आप चले जाए ना कोई प्राइवेट दुकान में, तो आपको देखिए, अगर आपके पास पैसा होगा तभी आप खरीद पाओगे। लेकिन स्टेट का अगर कोई कपड़ा का दुकान होता तो सब कोई खरीद पाते, राइट, क्योंकि दाम बहुत कम होता, स्टेट इंश्योर करता कि सबको मिले। बट प्राइवेट देखिए, पैसा जहाँ पे वो उसको पैसा मिलेगा वही देगा। हाँ, सुनने में बहुत खराब लगता है, बट जो रियलिटी है। इसलिए स्टेट का रोल क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। नेचुरली जहाँ सोशलिस्ट पैटर्न मतलब जैसे सुन लो तो समझ जाना कि स्टेट का रोल है यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स का उतना ज्यादा रोल होगा ही नहीं, सब कुछ स्टेट चलाएगा, ठीक है। समझ गया क्यों चलाता है? ताकि सबको इक्वली बेनिफिट हो। समझ गए होगे? तो ये इससे रिलेटेड है। नेचुरली द रोल ऑफ स्टेट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिगेन इंपॉर्टेंट। सब कुछ स्टेट ही चलाएगा, सोशलिस्ट पैटर्न जहां होगा। बस हो गया। अब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। तो 1951 से 1991 तक क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स लिया गया था? क्या क्या ऑब्जेक्टिव था प्लानिंग का? इकोनॉमिक प्लानिंग जो करते थे हर 5-5 साल में, उसका क्या क्या ऑब्जेक्टिव हुआ करता था? तो मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था? तो पहला क्या था? टू रेज द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑफ कोर्स 1951 से 1991 तक जितना भी इकोनॉमिक प्लानिंग हुआ, सबका फोकस कहां पे था? कि इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाना है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा तो फिर देश का भी ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना है ताकि देश का भी क्या हो, देश भी कब तक डेवलपिंग रहेगा, डेवलप भी तो होना है ना, तो इकोनॉमिक ग्रोथ से ही होगा। ये पहला हो गया। दूसरा क्या है? टू गिव इंपॉर्टेंस टू द एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो दूसरा क्या बोला? कि जो टेक्नोलॉजी है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, उस पर अब ज्यादा जोर देना पड़ेगा। कब तक हम ट्रेडिशनली हाथ से ही एग्रीकल्चर करते रहेंगे, राइट, बहुत टाइम भी लगता है। अब वही अगर टेक्नोलॉजी लगा दो तो सब कुछ हो जाता है। अभी जैसे आप मान लो, अगर आप एक गांव ए गांव बी, अगर गांव ए जो है वहां पे क्या, अगर अभी भी लोग हाथ से ही वो ट्रेडिशनली काम करें, गांव बी में क्या ड्रोन वगैरह लगाया गया है, सब कुछ सुनने में अच्छा लगता है ना। तो वहां पे आप खुद सोचो, वहां पे गांव बी में डेवलपमेंट ज्यादा होगा या गांव ए में डेवलपमेंट ज्यादा होगा? ऑफकोर्स गांव बी में डेवलपमेंट ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पे ड्रोन लगाया गया है, इरिगेशन फैसिलिटी सब कुछ टेक्नोलॉजी से हो रहा है, ठीक है। मैंने तो बहुत सारा ऐसा भी देखा है, मैं नाम क्या बोलूंगा, मॉडर्न मॉडर्न गोरू, ठीक है, मॉडर्न काव। मैंने बहुत सारे देश में से भी देखा है कि एक मशीन रहता है, काव को खुद मुंह खुला देता है, फिर वो होता है ना, जो भी उनको पिलाना होता है, जो भी खुद ब खुद जाता है। एकदम मॉडर्न काव, मॉडर्न गोरू, मॉडर्न गोरू बुलिए मतो, ठीक है। मैंने एकदम अद्भुत लगे। तो ठीक है, ऐसा ऐसा टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट भी कोशिश कर रहा है कि उस समय कोशिश किया था 1951 से 1991 तक की टेक्नोलॉजी लाया जाए। ये जो ट्रेडिशनली बहुत टाइम भी लगता है, ज्यादा क्रॉप्स प्रोड्यूस भी नहीं होता है, मशीन वगैरह आ जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा सीड्स क्रॉप्स प्रोड्यूस होगा, ग्रेन्स प्रोड्यूस होगा, और फिर हम उसे एक्सपोर्ट कर पाएंगे। फिर क्या आएगा? पैसा। एट लास्ट तो सब कुछ पैसा पे जाए के रुका है, राइट। तो फिर क्या है? टू अटेन सेल्फ रिलायंस, मतलब आत्मनिर्भर होना। ये तो अभी भी हम सोचते हैं। तो 1951 से 1991 तक का भी जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता था? आत्मनिर्भर होना है। आत्मनिर्भर होने से देखिए क्या क्या होता है, आपको कोई किसी और सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में लोग अभी भी मतलब पागल रहते हैं, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब।
बट आई बिलीव इन क्रिएटिंग जॉब्स। आप अगर आत्मनिर्भर हो गए, आप खुद का बिजनेस खोले, आप सोचो आप कितना लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हो, राइट? तो वही बोलता है कि टू अटेन सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर होना, बिजनेसमैन होना, ठीक है? कि आप आत्मनिर्भर हो, आप खुद कुछ करो, उससे फिर क्या होगा, देश का भी इनकम होगा, राइट? अभी जैसे लेंसकार्ट हो गया, हमारा इंडिया का बोट हो गया, ये लोग देखते हो, आप शार्क टैंक भी देखते होगे, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, कितना ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, उससे देश का भी तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रहा है ना। तो वही कहता है कि सेल्फ रिलायंस होना बहुत जरूरी है, उससे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा ही, आप भी खुद एम्प्लॉयमेंट कर, आप दूसरे के तो देश में अनएम्प्लॉयमेंट होगा ही नहीं, ठीक है? फिर क्या है, टू सिक्योर सिक्योर सोशल जस्टिस। तो देखिए तो सोशल जस्टिस का मतलब क्या होता है, गरीब और अमीर का बीच में क्या हो, मतलब इक्वालिटी हो, कोई भी टाइप का भेदभाव ना हो, डिस्क्रिमिनेशन हो ही ना, सब इक्वल हो वहां पे, तो उसी कहता है सोशल जस्टिस हो जाएगी, मतलब सबके पास इक्वल रिसोर्सेस हो, ठीक है? ऐसा ना हो कि धनी धनी, अमीर गरीब गरीब, बैकवर्ड क्लासेस भी हो, वो भी बहुत ज्यादा पीछे रहता है ना बहुत एरियाज में, उनका भी डेवलपमेंट हो, सब इक्वल हो जाए, मतलब सबके पास इक्वल हो, उसे क्या कहते हैं, सोशल जस्टिस। सबके पास एटलीस्ट इतना तो हो कि वो बेसिक नेसेसिटी अपना लाइफ का ले पाए, रोटी कपड़ा मकान। बट अभी भी आप जाओ गांव वगैरह में, बहुत लोग ये तीन बेसिक नेसेसिटी ही फुलफिल नहीं कर पाते। तो ये इंपॉर्टेंट है कि 1951 से 1991 का ऑब्जेक्टिव क्या था, तो आपको ये याद रहेगा। पहला क्या था, रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, याद हो गया। दूसरा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी लगाओगे तभी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा ना, पैसा आएगा। तीसरा क्या है, टू अटेन सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर होना, याद रखना, टू अटेन सेल्फ रिलायंस। चौथा क्या है, सोशल जस्टिस, तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ई टी एस स्क्वायर, ठीक है? ई टी एस स्क्वायर, ई जैसे ही सुनोगे इकोनॉमिक ग्रोथ, टी टेक्नोलॉजी मॉडर्न टेक्नोलॉजी ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो, एस स्क्वायर मतलब पहला सेल्फ रिलायंस और दूसरा सोशल जस्टिस, ठीक है? याद हो जाएगा, अरे याद हो ही गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखने से थोड़ा सा भयानक लग रहा है ना, है भयानक कहानी भी है। हमारा जो ऑब्जेक्टिव हमने किया था इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, ये सब करना है, बट थोड़ा सा इकोनॉमिक ग्रोथ पे पोज आ गया, यही सब घटना के वजह से। देख रहे हो वार हो रहा है, इधर मिसाइल वगैरह फोड़ा जा रहा है, इधर सब कुछ। चंद्रमा काफी अच्छा लग रहा है, वो अलग बात है, एआई ने काफी अच्छा से डिजाइन किया है। थोड़ा सा क्रेडिट में भी लेता हूँ क्योंकि मैंने ही ये सब डिजाइन किया है, बट उतना अच्छा से नहीं आ पाया, अलग बात है। तो ये आप देख रहे हो किस तरह यही पूरा इंडिया में हो रहा था उस समय, ठीक है? ज्यादातर ये जम्मू कश्मीर पार्ट में हो रहा था, अरुणाचल इस साइड में भी हो रहा था, इस साइड चाइना वाले कर रहे थे, इस साइड पाकिस्तान वाले आ रहे थे। पाकिस्तान हमारा फेवरेट दोस्त, फेवरेट नहीं है, ठीक है? चलो आपको पता ही होगा ना हमारा फेवरेट है कि नहीं। अब ये मत बोलना कि पाकिस्तान कौन है, पता नहीं, ठीक है? However, during this period, the rate of growth of the Indian economy was not satisfactory। तो क्या होता था, 1951 से 1991 तक हमने ऑब्जेक्टिव तो काफी अच्छा रखा था, बट हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ जो था वो उतना अच्छा नहीं हो रहा था, उतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, उतना सेटिस्फाइड नहीं था लोग। क्यों? इतना ऑब्जेक्टिव होने के बाद भी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाया, सेटिस्फाइड था ही नहीं। 1951 से 1991 तक हम इतना इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव नहीं कर पाए। लेकिन उसका क्या क्या फैक्टर्स रहा, मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये जो फोटो है आपको दिख रहा होगा ना, इसमें ऑलरेडी मैंने कहा था कि ये देखिए ये थोड़ा सा एआई जनरेटेड है, तो मैं थोड़ा सा मतलब बनाया तो मैं नहीं हूं, तो थोड़ा सा क्रेडिट तो मैं भी ले सकता हूँ ना, राइट? तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा हमला हो रहा था, बस एक चीज गलत हो गया, चाइना का जो मैप है वो यहाँ होना चाहिए था, चाइना का जो ये फ्लैग है, सॉरी, तो ये यहाँ होना चाहिए था, बट चीजें उल्टा पुल्टा हो गया, बट कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ से चाइना अटैक कर रहा था, ठीक है? लद्दाख साइड में तो कर ही रहा था, और साइड में अरुणाचल प्रदेश में भी कर रहा था। ऊपर से क्या हुआ था, ये कब हुआ था, चाइना ने 1961 में अटैक किया था। तो पहला फैक्टर ये था कि चाइनीज एग्रेशन 1961 से 62 का बीच में हुआ था, लद्दाख और ये अरुणाचल प्रदेश में चाइना ने अटैक किया। तो उसका वजह से क्या हुआ था, तो जो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट को फैक्ट्री वगैरह बनाने में, या फिर मान लीजिए इंडस्ट्री क्रिएट करने में, एम्प्लॉयमेंट जनरेट क्रिएट में करना चाहिए था, जो इन्वेस्टमेंट वहां करना चाहिए था, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा कि वो इन्वेस्टमेंट कहाँ पे भेजना पड़ा, यहाँ पे जो हमारे इंडियन फोर्सेस थे उनको भेजना पड़ा इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि उनको गन्स वगैरह तो चाहिए। अब जाके वहां से चाइना वाले गन लेके आ रहे हैं और हम लाठी लेके जा रहे हैं, तो कंप्लीटली वो हो जाएगा हमारा, तो जब तक वो पहुंचेगा तब तक ही गोली मार देंगे, राइट? तो हमें भी उनमें मैसेज देना पड़ेगा, उन्हें खाना पीने का सामान देना पड़ेगा। तो जितना इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री बैठाने में वहां पे जाना चाहिए था, वो पैसा कहाँ चले गए, वार्स वगैरह में चले गए। तो उससे क्या हुआ, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ में थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ा, आप समझ गए होंगे। दूसरा पॉइंट क्या, वो इंडो पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, तो अब इधर से पाकिस्तान आ गया। 1961-62 में चाइना वाले ने अटैक किया, फिर 1965 में क्या हो गया, यहाँ से पाकिस्तान आ गया हमें पिटने। तो फिर जब पाकिस्तान आ गया, हमने वैसे धूल चटा दिया पाकिस्तान को, अलग बात है पाकिस्तान फिर, लेकिन वो कहते हैं ना कि आदत से अपना बाज नहीं आता है पाकिस्तान, ठीक है? तो फिर पाकिस्तान जब अटैक करने आया तो हमने उसे भी हराया। तो हमारा फिर इंडियन आर्मी को तो उस समय वहां भी तो पैसा देना पड़ा ना, जम्मू कश्मीर जब ये लड़ाई कर रहा था, तो वहां पे इंडियन आर्मी को पैसा दिया गया। अब जो पैसा इन्वेस्टमेंट
जो पैसा इंडस्ट्री में लगाना चाहिए था वो पैसा फिर से कहां चला गया, वार में चला गया। उससे क्या हो गया, हम इकोनॉमिक ग्रोथ में ज्यादा बूस्ट नहीं कर पाए। इकोनॉमिक ग्रोथ कब होता, जब इंडस्ट्री बैठा था, एम्प्लॉयमेंट होता, हम एक्सपोर्ट करते और हमें पैसा आता, राइट। बट हम कहाँ कर रहे थे, हम तो आर्मीज को पैसा में देने में लगे थे, आर्मी गन उनको देना चाहिए था, उनको खाने का सामान भेजना, ये सब चीज में चला गया, बॉम्ब्स वगैरह में। तो वहां पे सारा पैसा चला गया और हम इंडस्ट्री में नहीं कर पाए। अब इंडस्ट्री नहीं बना तो एक्सपोर्ट नहीं कर पाए, एक्सपोर्ट नहीं कर पाए तो पैसा भी नहीं आया, ठीक है। तो पैसा गलत जगह इन्वेस्ट हो गया, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ा। पहले तो चाइना पे इम्पैक्ट, चाइना का वजह से ऑलरेडी ग्रोथ कम ही गया था, फिर पाकिस्तान की वजह से भी कम गया, फिर देखो क्या क्या हुआ, पुअर रेनफॉल। तो क्या हो गया, बारिश का सीजन, मतलब बारिश आया ही नहीं, बहुत कम कम बारिश, मतलब एकदम कम आया। तो बारिश कम आने का वजह से क्या हुआ, बोरगुन एकदम कम हिले। तो बारिश कम आया तो फिर हमारा क्या हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ ही नहीं। इकोनॉमिक ग्रोथ कब होता, बारिश अच्छा आता तो मतलब ये बोल सकते हो ना, ग्रेन्स भी काफी ज्यादा होता, हार्वेस्टिंग होता। बट बारिश आया ही नहीं तो हार्वेस्ट होगा कहाँ से, ग्रेन्स कहाँ से उगेगा। अब ग्रेन्स नहीं उगा तो हम एक्सपोर्ट क्या करेंगे, क्योंकि हमारा तो एग्रीकल्चर पे चल रहा था ज्यादातर। अब क्योंकि क्रॉप्स ग्रेन्स उगा ही नहीं, हार्वेस्टिंग हुआ ही नहीं, तो हम कुछ एक्सपोर्ट कर ही नहीं पाए। तो इंडिया में पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है। अब आप दुकान बैठा दोगे, बिक्री करोगे तभी तो वो होगा ना। आप बस सामान लाते रहोगे इधर उधर से, जमा कर दोगे दुकान में, बिक्री नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है। उसी तरह से हमारा क्या हो रहा था, बारिश आ रहा था, बारिश आ ही नहीं रहा था, एकदम कम रेनफॉल था। तो कम रेनफॉल होने का चक्कर में ग्रेन्स उगा ही नहीं, ग्रेन्स नहीं उगा तो फिर क्या हो गया, हम बाहर बिक्री नहीं कर पाए, एक्सपोर्ट नहीं कर पाए। तो फिर क्या हो गया, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्लाइन हो गया। अब आप समझ गए होगे ये रेपिड पॉलिटिकल चेंजेस इन इंडिया, इसका मतलब क्या है, देखिए आप अगर 1961 से फिर आप इसका फेज उठा लो 1980 तक का, अगर फेज उठाओ, पॉलिटिकल टर्मोइल बहुत ज्यादा था। टर्मोइल, पॉलिटिकल टर्मोइल का मतलब ये कि लीडर्स चेंज हो रहे थे, पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो रहा था। जवाहरलाल नेहरू मरने के बाद फिर लाल बहादुर शास्त्री आ गए, फिर लाल बहादुर शास्त्री के बाद आप देख सकते हो इंदिरा गांधी का वो इमरजेंसी वाला टाइम था, बस 2 साल का। तो बहुत ज्यादा टर्मोइल था वो इमरजेंसी का टाइम। तो बहुत सारे जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया गया, बहुत चीजें हुई इंडिया में, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ तो उसी समय खत्म ही हो गया। तो कॉन्स्टेंटली लीडर चेंज करने का वजह से, मतलब 5 साल भी सरकार नहीं रह पा रही थी। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी भी लगा दिया था। इंदिरा गांधी का टाइम में काफी टायरानी टाइप का एक सिचुएशन भी हुआ। तो उस चीज का वजह से क्या हो रहा था, पॉलिटिकल टर्मोइल हो रहा था। अब 5 साल तक अगर एक सरकार आएगा तो क्या होगा, स्टेबिलिटी, हाँ इकोनॉमिक प्लानिंग करना है, वो काम भी करते रहेगा। बट सरकार ही अगर 2-3 साल रह रहे हैं, फिर कॉन्स्टेंटली लीडर चेंज कर रहे हैं, तो प्लानिंग भी चेंज हो रहा है। उस चीज में क्या हो रहा था, इंडिया में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहा था। अब आप ये चारों फैक्टर्स समझ गए होंगे किसका वजह से हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारा जो सपना था, हमारा जो प्लानिंग था, वो फेल हो गया, ठीक है। अभी जैसे आप प्लानिंग कर रहे होगे, पढ़ना है, बट आप नींद में सो रहे होगे और एग्जाम जल्दी से जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा मत करना, पढ़ो अच्छा से। इंडिया का इकोनॉमिक प्लानिंग 1951 से 1991 फेल हुआ, हिस्ट्री सिखाता है ना क्यों फेल हुआ, ये सब रीजंस की वजह से फेल हुआ। अभी आपका फैक्टर्स क्या क्या है फेल होने का, पहला नींद, दूसरा अगर आपका गलत गलत एडिक्शन है तो वो हटा देना, ठीक है। वरना फिर इतिहास तो रिपीट होता है, ये गलती मत करना। तो पहले सोने से दूर रहना, एडिक्शन से दूर रहना। बोलना आसान है आई नो, बट कर पाओगे मुझे पता है। सपना बड़ा होता है ना तो फिर वो अपने आप वो खत्म हो जाता है। एक मेरा फेवरेट लाइन है ओम शांति ओम का कि जो चीज को शिद्दत से चाहो पूरी कायनात आपको उसको मिलाने की साजिश में लग जाती है। आप पहले चाहो तो कि आपको 100% लाना है, फिर सब कुछ हो जाएगा, वो जोश अपने आप आ जाएगा, ठीक है। आप कर पाओगे मुझे पता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी वाज जस्ट 3.5%। तो इस समय इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ था वो कितना था, ओनली 3.5%। द रिमार्केबल फीचर वाज द ग्रोइंग कंट्रीब्यूशन ऑफ द सर्विसेज सेक्टर, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, बिजनेस एक्सेट्रा। इस समय क्या हो रहा था, सर्विस सेक्टर का लेकिन बहुत ग्रोथ हुआ, ठीक है। सर्विस सेक्टर मतलब कि आपको थोड़ा सा समझने में डिफिकल्ट होगा, मैं समझा देता हूँ। सर्विस सेक्टर मतलब जैसे मैं अभी आपको दे रहा हूँ, एजुकेशन दे रहा हूँ, एक सर्विस दे रहा हूँ, राइट। हॉस्पिटल में जाओ, वहां पे आपको डॉक्टर्स ठीक करेंगे, वो भी एक सर्विस दे रहे हैं, राइट। फिर यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि देखिए इंश्योरेंस, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, वो आपको लोन्स वगैरह देते हैं। ट्रांसपोर्ट, आप जा रहे हो, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये सब क्या है, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसे सर्विस सेक्टर कहा जाता है, ठीक है। तो इंडिया में उस समय क्या होता है, सर्विस सेक्टर में ज्यादा ग्रोथ हो रहा था, ठीक है। सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा इन नेशनल इनकम में ऐड कर रहा था। देखिए कितना, फ्रॉम 28% 1950 में कितना था, बस 28% कंट्रीब्यूट कर रहा था जो सर्विस सेक्टर था। लेकिन वो 40.5% हो गया कब, 1991 तक पहुंचने तक कितना हो गया, 40.5% हो गया। पहले कितना था, ओनली 28% था। तो देख रहे हो 1950 में सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था नेशनल इकोनॉमी में कितना था, ओनली 28%। पहले एग्रीकल्चर का ज्यादा था। बट 1991 तक पहुंचने तक क्या हो गया, वो 40.5% हो गया। मतलब 21 टू ये 28 टू, मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है, ताकि आप भूल ना जाओ, इसे आप स्क्रीनशॉट भी कर लेना। वैसे तो दिया ही हुआ है, बट फिर भी 28% तो कितना ग्रो हो गया यहाँ पे, 40.5%। कब तक ग्रो हो गया, ये कितना साल में था, 19
51 से मैं 50 से ही पकड़ लेता हूँ 1991 तक, ठीक है। अभी आप समझ गए होंगे। तो ये सारा चीज मैंने ये कंप्लीट करा दिया, ये फैक्टर्स दिखा दिया, इंडिया पाकिस्तान किसका वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा इंडिया में हो नहीं पाया, और 3.5% ही था ये पूरा पीरियड का बीच में। और फिर सर्विस सेक्टर किस तरह, मतलब सर्विस सेक्टर कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन करने लगा 1950 में, जस्ट 28 था, और फिर यहाँ तक पहुंचने में 40.5% हो गया। आई थिंक अभी आपको यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। भूल तो पाओगे नहीं मुझे पता है, बट हाँ, अच्छा से नहीं सुना है या समझ में नहीं आया स्टिल, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में बताना। मैं आपको पर्सनली भी हो, गूगल मीट के जरिया भी हो, मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं समझा दूं, ठीक है। बस मैसेज दे देना कमेंट सेक्शन में, या व्हाट्सएप कम्युनिटी में भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, अभी बता सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब क्या लिखा है, द ग्रोथ ऑफ द सर्विसेज सेक्टर implied that the dependence of Indian economy on agriculture declined, of course, मतलब एकदम जाहिर सा बात है कि अगर कहाँ पे सर्विस सेक्टर ज्यादा ग्रो कर रहा था तो एग्रीकल्चर का क्या हो रहा था, उससे डिक्लाइन कर रहा था। मतलब नेशनल इनकम में एग्रीकल्चर से ज्यादा कौन ज्यादा दे रहा था, बूस्ट सर्विस सेक्टर दे रहा था। तो नेचुरल बात है कि एग्रीकल्चर का उतना अब नहीं रहेगा, क्योंकि सर्विस सेक्टर ज्यादा नेशनल इनकम को बूस्ट दे रहा था। तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा था, एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन था वो कम रहा था। लेकिन एक चीज देखना, द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर टू इंडियाज नेशनल इनकम डिक्लाइन फ्रॉम 59% टू 34.9%। देखिए 1950 में हमने पढ़ा ना, सर्विस सेक्टर का बस 28% था, 1991 तक सर्विस सेक्टर इतना हो गया। आज भी सर्विस सेक्टर ही नेशनल इनकम में ज्यादा बूस्ट कर रहे हैं, ठीक है। उस समय भी देखिए क्या हो रहा था, एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कमते जा रहा था। कितना पे हो गया, प्राइमरी सेक्टर ये एग्रीकल्चर जो हो गया, तो वो कितना पे हो गया, 59% था पहले, और कितना पे कम गया, 34.9% पे कम गया, ठीक है। पहले कितना था, 59% था, लास्ट में जाके 34.9% पे हो गया, कमते गया एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन था। इंडिया विटनेस द ग्रीन रिवोल्यूशन इन द मिड 60s। तो 1960 के आसपास क्या हुआ, इंडिया में एक ग्रीन रेवोल्यूशन, आपको पता होगा ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ है, टेक्नोलॉजी वगैरह इंट्रोड्यूस किया गया, HYV सीड्स लाया गया, प्लानिंग था ना, प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव क्या था, टेक्नोलॉजी लाने, तो गवर्नमेंट ने सच में टेक्नोलॉजी ले भी आया, ठीक है। कुछ कुछ होता है प्लानिंग में सक्सेसफुल हो, लेकिन कोशिश करते हैं, तो गवर्नमेंट ने कोशिश तो किया था, टेक्नोलॉजी लाया था। टेक्नोलॉजी क्या, HYV सीड। HYV सीड मतलब क्या, अब मान लीजिए, इसमें बहुत स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन रहता है, आज मैं क्लियर कर देता हूँ कि HYV सीड सर क्या है, कोई शाकाला का बुम बुम पेंसिल है क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सीड होता है, इसे सीड में ऐसे ऐसे लगाया जाता है। तो ये तो हो गया HYV, ये तो टेक्नोलॉजी वाला लेते हैं, ये पहले वाला लेते हैं, ठीक है। ये ट्रेडिशनल वाला लेते हैं। तो यहाँ जो ट्रेडिशनल सीड होता है वो क्या होता है, वो ये उगाओगे ना सीड को, तो ये प्लांट से बस आपको, मतलब मान लीजिए 5 फूड ग्रेन मिल रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ये 5। लेकिन जब आप HYV सीड से उगाओगे, जब आप HYV सीड से उगाओगे तो आपको देखिए क्या होगा, HYV ये सीड्स वगैरह आपने डाल दिया, फिर ये प्लांट बना, फिर यहाँ से क्या हो गया, फूड ग्रेन ज्यादा मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, देखिए यहाँ कितना मार रहा था, एक सीड से एक प्लांट में बस कितना मिल रहा था, बस 5 फूड ग्रेन मिल रहा था। यहाँ पे कितना मिल रहा है, टोटल 18 से 20 फूड ग्रेन मिल रहा है। तो देख रहे हो, एक सीड से 20 फूड ग्रेन यहाँ मिल रहा है, और ये ट्रेडिशनल वाला सीड से ओनली 5-6 मिल रहा था। तो देखिए कितना ज्यादा ये फूड ग्रेन हमें मिलने लगा। इसी चीज को क्या कहा जाता है, ये ग्रीन रेवोल्यूशन। एच वाई वी सीड्स इंट्रोड्यूस किया गया, उससे क्या हुआ, बहुत ज्यादा फूड ग्रेन होने लगा, हम ज्यादा एक्सपोर्ट भी करने लगे। फिर क्या हुआ था, एग्रीकल्चर आउटपुट, मतलब वही फूड ग्रेन्स वगैरह बढ़ने लगा, और उससे क्या होता है, और वो क्यों बढ़ा, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी भी यूज किया, सिर्फ सीड्स तो यूज किया, इरिगेशन फैसिलिटी, पानी वगैरह चैनल्स वगैरह कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अभी तो ड्रोन्स आए, अभी तो अलग बात है, बट उस समय इरिगेशन हो गया, पेस्टिसाइड, ये सब हमने क्रॉप्स को बचाने के लिए भी यूज किया, इंसेक्टिसाइड यूज किया। तो उससे क्या हुआ, बहुत ज्यादा फूड ग्रेन उगने लगे, और उससे क्या हुआ, इंडिया में थोड़ा सा होने से भी एग्रीकल्चर ने बूस्ट देने का कोशिश किया था। बट एक रीजन ये भी आप देखिए कि ग्रीन रिवोल्यूशन कुछ ही पार्ट तक लिमिट था, जैसे हो गया पंजाब, हरियाणा, और फिर क्या हो गया यहाँ पे, और ज्यादातर फ्यू क्रॉप, जैसे बस पेडी एंड वीट, यही दो उगा करता था, ठीक है। और ये बस कुछ ही स्टेट में लिमिट था, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ठीक है। तो इसी स्टेट में लिमिटेड था, इसलिए क्या हुआ कि हम इतना नहीं कर पाए, इकोनॉमिक ग्रोथ इतना नहीं हो पाया, एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो उतना नहीं हो पाया। पहला रीजन क्या हुआ कि कुछ ही स्टेट में वो लिमिट रहा। दूसरा क्या रहा कि बस कुछ ही क्रॉप्स उगा रहे थे, पेडी और वीट। अब पेडी और वीट ही खाएंगे क्या, भात को चावल कौन खाएगा, वो कौन खाएगा, ठीक है। तो दो ही क्रॉप तो उग रहे थे,
तो ये इसी इसी वजह से क्या हुआ कि ग्रीन रिवोल्यूशन भी उतना ज्यादा कंट्रीब्यूट इकोनॉमिक ग्रोथ में नहीं कर पाया। गवर्नमेंट ने भले ही कोशिश किया था बट वो भी उतना नहीं कर पाया। हाँ, अगर हम ज्यादा क्रॉप्स उगाते और हर स्टेट में होता, बहुत ज्यादा अमाउंट में किया जाता, तो फिर हो सकता था कि कुछ अलग सीनरी देखने को मिलता, बट अब तो नहीं है वैसा। ठीक है, समझ गए होगे। ये देखिए ऐसा कुछ आ, दिखाने का कोशिश किया हूँ। ये अब भी आगे बढ़ते हैं, ये वाला पार्ट भी हमारा खत्म होता है। तो नेक्स्ट पार्ट जो है गया, अब होता है हम लोग इकोनॉमिक प्लानिंग 1991 टू प्रेजेंट डे। तो अभी क्या होता है कि द सेकंड फेज ऑफ प्लानिंग इन इंडिया कवर्स द पीरियड 1991 टू 1992 टू द प्रेजेंट डे। ठीक है, तो क्या होता है कि अभी हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग कब आता है, सेकंड फेज कब से कहा जाता है, 1991 से लेके प्रेजेंट डे तक। ये होता है सेकंड फेज। फर्स्ट फेज अभी हम लोगों ने ऑलरेडी मतलब कवर कर लिया इन अ नटसेल। ठीक है, इन दिस पीरियड द इंपॉर्टेंस ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हैज इंक्रीज्ड एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर टू दैट एक्सटेंट हैज डिक्लाइन। अब क्या होता है कि 1991 में एलपीजी आता है, वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं। ठीक है, एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसको हम इन डेप्थ कवर करेंगे ही। ठीक है, उसका टेंशन मत लेना। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आने के बाद क्या होता है, पब्लिक सेक्टर का जो इंपॉर्टेंस है वो अब कमना शुरू हो जाता है और प्राइवेट सेक्टर का जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों अभी हम पढ़ने वाले हैं कि वो तीन फैक्टर क्या क्या था, वो तीन फैक्टर क्या क्या था जिसका वजह से इंडिया में चेंजेस लाना पड़ा, इंडिया में इकोनॉमिक चेंजेस लाना पड़ा। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, दैट इज एलपीजी। एलपीजी लाया गया था, वो क्यों लाया गया था, आखिरकार क्या नेसेसिटी पड़ा कि वो तीन चेंजेस लाया गया। मतलब 1951 से 1990 के बीच में ऐसा कुछ तो जरूर हुआ होगा जिसका वजह से एलपीजी लाना पड़ा। वो क्या रीजन था जिसका वजह से एलपीजी आया, वो अभी हम पढ़ेंगे। वो तीन फैक्टर था जिसका वजह से एलपीजी लाया गया था, याद रखिएगा। तो अभी हम वो कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, फर्स्ट इज एग्रीगेट पब्लिक expenditure exceeded the aggregate public revenue resulting in a huge fiscal deficit। अब इसका मतलब क्या है, सुनने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं बिल्कुल इजी कर देता हूँ, अच्छा से सुनना। देखिए ये क्या बोल रहे हैं कि खर्चा ज्यादा हो रहा है और आमदनी कम हो रहा है, खर्चा ज्यादा हो रहा है और आमदनी कम हो रहा है। ठीक है, वही बोल रहे हैं कि एक देश में फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है सर। फिस्कल डेफिसिट का मतलब बहुत सिंपल है, जब खर्चा ज्यादा होगा, आमदनी कम होगा, तो फिर वो क्या होगा, एक इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आएगा, एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं रहेगा, मतलब धार ज्यादा रहेगा, तो उसे कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, कि जब खर्चा ज्यादा होता है और इनकम कम होता है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझा ही देता हूँ। ठीक है, उतना टेंशन नहीं लो, आपको सब कुछ क्लियर करा देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए आपका एक दुकान है, मान लीजिए आपका एक दुकान है। ठीक है, मेरा ड्राइंग वर्ल्ड क्लास ड्राइंग है, लास्ट पोजीशन से। ठीक है, वर्ल्ड में। तो ये क्या, आपने एक दुकान लिया और दुकान आपने बोला गलामाल दुकान। अब आप क्या कर रहे हो, आप बाहर से जा रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के पास जा रहे हो, सब जगह से सामान ला रहे हो, सामान ला के भर दिया। ठीक है, आप अपने दुकान में सामान ला के भर दिया। अब आपके पास कस्टमर कोई आया ही नहीं, आपके पास कस्टमर कोई खरीदने आया ही नहीं। ठीक है, अब आप क्या किया, आपने तो ऑलरेडी सामान लाके भर दिया है, सामान लाके भर दिया, बट क्या हुआ, आपका कस्टमर आया नहीं, बिक्री हुआ ही नहीं। लेकिन घर तो चलाना है, आपका घर भी है, तो आप क्या कर रहे हो, आपका अब दूसरा अपने कोई दोस्त है, वो आपको ज्यादा इंटरेस्टेड थे, आपको पैसा दे दिया, वो आप बोले कि मेरा इस महीना कुछ हुआ नहीं, तुम मुझे पैसा दे दो। तो आपका दोस्त ने आपको 10,000 रुपया दे दिया, ठीक है, तुम ये महीना चला लो। अब ठीक है, आपको अपना घर चलाने के लिए वो 10,000 रुपया दे दिया, आप एक महीना चला लोगे, फिर दूसरा महीना भी 10,000 दे दिया, उसका धार तो भर ही रहा है, आपका घर भी तो नहीं चल रहा है ना। क्योंकि आपका क्या हो रहा है, आपका बस खर्चा हो रहा है, आप अर्न तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, आपका दुकान से कुछ सेलिंग हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो उस चक्कर में क्या होता है कि आपका घर में एक फिजिकल डेफिसिट हो जाता है, बजट का क्या बोलोगे, एकदम पैसा वैसा नहीं होना, एकदम इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो जाना। ठीक है, तो वैसे ही इंडिया में हुआ था कि इंडिया हमारा जो देश था, ठीक है, हमारा देश में क्या हो रहा था कि हम थोड़ा सा मेरा ड्राइंग को इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, तो इंडिया में क्या हो रहा था, हम एक्सपोर्ट क्या कर रहे थे, कम कर रहे थे, हम एक्सपोर्ट बहुत कम कर रहे थे, हम बस इंपोर्ट कर रहे थे। हम बस क्या हो रहा था, हम फिनलैंड से कुछ सामान मंगा रहे थे, इंग्लैंड से कुछ सामान, इंग्लैंड से कपड़ा मंगा रहे हैं, हम ऑस्ट्रेलिया से भी कुछ सामान मंगा रहे हैं, हम हर देश से सामान मंगा रहे हैं, बट हम तो नहीं बेच रहे हैं ना। हम अर्न कितना कर रहे हैं, टैक्स से भी इंडिया में उतना कलेक्शन नहीं हो रहा है। इंडिया अर्न कहाँ से कर रहा है, पैसा तो अर्न कर ही नहीं रहा था, बस क्या कर रहा था, बाहर देश से इंपोर्ट कर रहे हैं, बाहर देश से चीजें मंगा रहे पूरा देश में जमा कर रहे हैं। बट इनकम क्या हो रहा था, इनकम हो ही नहीं रहा था, ज्यादा टैक्स नहीं आ रहा था। गवर्नमेंट कमाता कहाँ से, टैक्स से ही कमाता है। या मान लीजिए उसका जो इंडस्ट्री होगा वो अगर एक्सपोर्ट करेगा तो उससे जो इनकम होगा होगा, ये दो जरिया होता है। लेकिन क्या होता है, ना टैक्स कलेक्शन हो रहा है, ना इंडस्ट्री
इंडस्ट्री भी चल नहीं रहे, वहां आदमी लोग पबजी खेल रहे, ठीक है पबजी नहीं खेल रहे, ऐसे बैठे हैं सोए हुए हैं, कोई आ ही नहीं रहे, तो गवर्नमेंट इंडस्ट्री से काम कर रहा था, गवर्नमेंट इंडस्ट्री में भी इनकम नहीं, टैक्स भी कलेक्शन नहीं हो रहा था, उस चक्कर में क्या हो रहा था, और इंडिया में क्या इम्पोर्ट मंगाए तो जा रहे, मंगाए तो जा रहे, सामान मंगा रहे, लेकिन आमदनी तो हो ही नहीं रहा था, ऊपर से क्या हो रहा था, खर्चा भी है इंडिया में, आपको पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा, स्कूल चलाना है, स्कूल में पैसा दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो, ये दे रहे हो, ये दे रहे हो, लेकिन इनकम तो हो ही नहीं रहा था, टैक्स कलेक्ट हो ही नहीं रहा था, चलाते जा रहे हो, इंपोर्ट भी कर रहे हो, सैलरी भी दे रहे हो, लेकिन अर्निंग तो हो ही नहीं रहा था। वही बता रहा है कि जब खर्चा ज्यादा हो जाता है इनकम से, तब क्या आता है, फिस्कल डेफिसिट। क्या होता है, जब खर्चा ज्यादा होता है, ठीक है, आमदनी कम होता है, तब क्या आता है, फिस्कल डेफिसिट। इसलिए हमेशा जिंदगी में खर्चा उतना ही करो जितना आपके पास पैसा हो, अर्निंग हो, ये नहीं कि पैसा कमा रहे हो बस 100 रुपया, ठीक है, और आपका खर्चा है 5,000 रुपया, तो क्या सिचुएशन हो जाएगा, फिस्कल डेफिसिट हो जाएगा, ठीक है, आपका इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो जाएगा, इकोनॉमी कमी आ जाएगा, घट जाएगा, उसे कहा जाता है फिस्कल डेफिसिट। या तो याद रहेगा ना, याद रहेगा ही, ठीक है, बस इतना याद रख लेना। जब आपका क्या होता है, इनकम होता है, आपका इनकम होता है 100 रुपया और आपका खर्चा होता है 1,000 रुपया, तो क्या सिचुएशन आ जाएगा, फिस्कल डेफिसिट। एक था ना, मूवी भी निकला था, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ठीक है, तो ये उससे आप रिलेट कर सकते हो। फिर यही लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इन द पब्लिक सेक्टर वाज राइजिंग ओवर द इयर्स। पब्लिक सेक्टर वाज राइजिंग मतलब क्या, गवर्नमेंट कंटिन्यूअसली स्कूल में सैलरी दे ही रहे टीचर्स को, इंडस्ट्री में भी सैलरी देते रह रहे, सब जगह सैलरी लगा रहे, हॉस्पिटल में भी पैसा इन्वेस्ट करे, बट आमदनी तो आ ही नहीं रहा था, ठीक है, बस बाहर से देश से या तो उधार ले रहे थे, सामान भी मंगाते रहे थे बाहर देश से, उधार उधार, कब तक कोई उधार देगा आपको, जैसे इस सिचुएशन में हो रहा था, तो उधार ले रहा है, उधार ले रहा है, बाहर वाला देश उधार दे रहा है, उधार दे, कब तक देगा, तो इंडिया में क्या हो गया, एक उधारी मतलब डेप्थ हो गया, डेप्थ वाला सिचुएशन हो गया, ठीक है। Was rising over the years, but the vast majority of public sector undertaking incurred heavy losses and hence the returns to public expenditure was low। अब क्या हो रहा था, देखिए पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट क्या कर रहा था, कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट कर रहा था, कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट कर रहा था, बट इनकम आ ही नहीं रहा था, जैसे वो दुकान का हाल था, राइट, वो कर रहा था, बट क्या उस दुकान से इनकम आ रहा था, उस दुकान से इनकम आ ही नहीं रहा था, तो उस चक्कर में बाहर से पैसा लेना पड़ रहा था, तो क्या होता है, पब्लिक सेक्टर बहुत ज्यादा लॉस दिया। गवर्नमेंट कंटिन्यूअसली एक इंडस्ट्री में पैसा तो लगाते रहा, एयर इंडिया हर जगह पैसा लगाते रहा, लेकिन वो कितना पैसा, मान लीजिए एक गवर्नमेंट एक इंडस्ट्री पे पैसा लगा है 1,000 करोड़, इनकम आ रहा है बस 100 रुपया, इतना भी कम नहीं आएगा, बट इनकम बस 100 रुपया आ रहा है, तो क्या वो आपको प्रॉफिट देगा, नहीं देगा। उस चक्कर में क्या हुआ, फिर फाइनली गवर्नमेंट को इन 1990 क्या होता है, तो 244 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, 58 वेर आउट ऑफ 244 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, 58 वेर सिक यूनिट। सिक यूनिट्स मतलब वो बीमारी, मान लीजिए, हाँ बीमारी है, ठीक है, 58 वेर सिक यूनिट्स का मतलब क्या, कि उनमें बस इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो इनकम दे नहीं पा रहे। मान लीजिए एक पब्लिक सेक्टर का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, पब्लिक सेक्टर मान लीजिए एक कंपनी का मैं ऐसे ही नाम दे देता हूँ, फालतू, ठीक है, फालतू कंपनी, तो ये फालतू कंपनी है, इस फालतू कंपनी में जो गवर्नमेंट है यानी पब्लिक सेक्टर है, मतलब गवर्नमेंट है, इस पब्लिक सेक्टर में यानी फालतू कंपनी में इन्वेस्ट करे 1,000 करोड़, 1,000 करोड़, ठीक है, लेकिन ये फालतू कंपनी में ये इनकम कितना जनरेट कर पा रहे हैं, बस 100 रुपया, ठीक है, तो इसमें गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रहे हैं 1,000 करोड़, बट इनकम कितना हो रहा है, ओनली 100 रुपीज। तो उस चक्कर में बहुत सारा ऐसा 244 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में से 58 ऐसा था जहां पे पैसा ज्यादा इन्वेस्ट हो रहा था, बट क्या हो रहा था, इनकम इतना ही आ रहा था। मैनी अदर्स वर लॉस मेकिंग यूनिट्स, और बाकी सब में भी क्या हो रहा था, बहुत लॉस हो रहा था, मतलब प्रॉफिट नहीं हो रहा था, ठीक है। अब आपको ये एक पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा, तो इस पॉइंट से बस इसका जो समरी है वही है, खर्चा ज्यादा और अर्निंग कम, तो क्या सिचुएशन हो जाएगा, फिस्कल डेफिसिट, डेप्थ हो जाएगा, मतलब बोर्डिंग लेना पड़ेगा, वही सब, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होगा, तो यही सब होता है फिस्कल डेफिसिट। अब क्या होता है, सेकेंडली, द हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, द हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन हैड एन अनफेवरेबल इम्पैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी। ये दूसरा पॉइंट था। हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, दाम बढ़ जाना बहुत ज्यादा। अब मान लीजिए कि अभी आप, ठीक है, इसको मैं एकदम सिंपल कर देता हूँ, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। आप मान लीजिए अभी आप, ठीक है, आप 100 रुपया में आलू भी खरीद पा रहे हो, प्याज भी खरीद पा रहे हो, और क्या बोलोगे उसे, अंडा भी खरीद पा रहे हो, एग भी खरीद पा रहे हो, और मतलब मान लीजिए चीनी भी खरीद पा रहे हो, मतलब घर का हर एक नेसेसिटी आप खरीद पा रहे हो। 100 रुपया में आप 4 सामान तो आराम से खरीद पा रहे हो, अभी नहीं पाते हो अलग बात है। अब क्या हो रहा है कि उसी 100 रुपया में, मतलब मान लीजिए 3 दिन बाद
ये मान लीजिए कि परसों आप सब कुछ खरीद पा रहे थे, लेकिन 3 दिन बाद क्या होता है, उसी 100 रुपया में आप बस आलू खरीद पा रहे हो। पहले आप 4 सामान खरीद पा रहे थे 100 रुपया से, लेकिन अब आप 100 रुपया में क्या बस एक आलू खरीद पा रहे हो। ठीक है, तो उसे ही क्या कहा जाता है, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाना। दाम बढ़ जाने का वजह से क्या होता है कि आप पहले जिस 100 रुपया में बहुत ज्यादा सामान खरीद पा रहे थे, अब उसी पैसा में आप बहुत कम क्वांटिटी में सामान खरीद पा रहे हो। तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, द हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन हैड अनफेवरेबल इम्पैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी। सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल विथ लिमिटेड इनकम वर बैडली हिट बाय द प्राइस हाइक्स। अब देखिए, यही बोला ना कि आपके पास क्या पहले 100 रुपया में बहुत सारा सामान खरीद पा रहे थे, अब नहीं पा रहे। तो सोशली बैकवर्ड क्लासेस जो पीपल है, सोशली बैकवर्ड लोगों जो थे, वो पहले 100 रुपया में बहुत ज्यादा सामान खरीद पा रहे थे, बट अब क्या हो रहा था, इन्फ्लेशन यानी दाम बढ़ने की वजह से क्या हो रहा था, 100 रुपया में बस कुछ ही सामान खरीद पा रहे थे। अभी आप सेकंड पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। तो इंडिया में ये सेकंड पॉइंट की वजह से भी क्या लाना पड़ा, एलपीजी लाना पड़ा। एलपीजी क्या है मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो बच्चों ये जो थर्ड पॉइंट है ना, मैं इससे आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ, तो आपको समझने में काफी आसानी हो जाएगा, उतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। ये थर्ड वाला पॉइंट समझना काफी इजी है, बस अच्छा से देखना। देखिए, मान लीजिए एक घर है। ठीक है, ये एक घर है, ये एक घर है, और ये घर का जो इनकम है, मतलब माँ बाप सब मिला के 2,000 रुपया आता है। ठीक है, इस घर में इनकम कितना आता है, 2,000 रुपया आता है, लेकिन इनका खर्चा कितना है, 3,500 है। हो गया, इनका खर्चा कितना है, 3,500 है। अब इनकम तो बस दो ये था, अब 1,500 खर्चा मैनेज तो करना पड़ेगा। तो इन्होंने कुछ सेविंग्स रखा था, सेविंग्स में मान लीजिए 2,000 रुपया था। ठीक है, सेविंग्स में 2,000 रुपया था, इन्होंने 1,500 रुपया वापिस से क्योंकि खर्चा तो था, तो खर्चा खत्म तो करना था, तो उन्होंने दे दिया। ठीक है, अब इनके पास सेविंग्स में कितना बचा, 500। नेक्स्ट महीना क्या होता है, नेक्स्ट महीना भी इनका इनकम बस 2,000 आता है, लेकिन खर्चा कितना था, 3,500। अब इनको क्या करना पड़ेगा, वो 1,500 रुपया, अब 500 है, चलिए 1,000, 1,000 रुपया अब क्या सेविंग खत्म हो गया। अब 1,000 रुपया इनको क्या पड़ेगा, धार लेना पड़ेगा कोई अलग घर से या अलग दोस्त से। ठीक है, उस चक्कर में इनका क्या होगा, क्या होगा, बहुत इजी है, मतलब उधारी बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बोरिंग्स बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। एक टाइम पे हो सकता है इनको अपना घर सर सब बिक्री करना पड़े, राइट। तो इंडिया का भी जो सिचुएशन था ना, जो ये इनका जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छा नहीं था, वैसे इंडिया का भी जो प्रॉब्लम था बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो बहुत खराब था। इंडिया इनकम तो कर नहीं रहा था, ठीक है, और एक्सपेंडिचर ज्यादा था। बाहर में भी इंडिया का क्या था, इम्पोर्ट्स, बस बस इंपोर्ट हो रहा है। इंडिया में क्या हो रहा है, बस इंग्लैंड से इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहे, एक्सपोर्ट ज्यादा हो नहीं रहे, इनकम ज्यादा हो नहीं रहे, बस वो आ रहा है। अब उधार तो चुकाना पड़ेगा। अब एक टाइम पे क्या होता है कि इंडिया का वो सेविंग्स भी खत्म होगा, फिर बोरिंग्स वगैरह लेने पड़ेगा, और बोरिंग्स लेने में भी क्या होता है, लोन लेने में भी कॉन्स्टेंटली क्या है, लोन देना भी तो पड़ता है ना। अब आपका इनकम तो आ नहीं रहा है, आप लोन ले लेंगे, लोगे लोगे, आप एक दोस्त से लोन ले रहे हैं, आपको आपको देते जा रहे हैं, आपको 100 देते जा रहे हैं, लास्ट में एक टाइम ऐसा आएगा आपका दोस्त भी आपको देना बंद कर देगा, राइट। तो वैसे ही सिचुएशन इंडिया में हुआ था। अभी आपको समझ में आ गया होगा, द इनफ्लो ऑफ फंड्स इनटू इंडिया वाज ऑन द डिक्लाइन। तो लोग क्या हो रहे थे, इंडिया में उतना इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं था, क्योंकि इंडिया पे ट्रस्ट नहीं था, इंडिया पैसा बना भी तो नहीं रहा था, एक्सपोर्ट भी तो नहीं हो रहा था, कॉन्स्टेंटली धार ही ले रहे, धार ही ले। अब आपका एक दोस्त कॉन्स्टेंटली आपसे धार लेते रहेगा, आपको पता है वो देने वाला नहीं है, एक टाइम पे आप तो देना बंद करोगे ना। तो इंडिया में भी क्या होता है, लोग फंड्स नहीं दे रहे थे, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे। ठीक है, ऑन द कॉन्ट्रेरी देयर वाज एन आउटफ्लो ऑफ कैपिटल फ्रॉम इंडिया। अब क्या होता है, इंडिया से बस कैपिटल जा रहा था, क्योंकि इसका मतलब क्या है, हम बस इंपोर्ट बाहर से ही खरीद रहे हैं ना, हमारा खुद का तो इनकम हो रही है, हम बस इंपोर्ट क्या हो रहा है, हम बस बाहर से कपड़ा मंगाते जाए, कपड़ा मंगाते जाए, मशीन टेक्नोलॉजी जो है, जो भी है, पैसा मंगाते जा रहे हैं। ठीक है, लोन को पेमेंट करने के लिए या फिर लोगों का नीड्स फुलफिल करने हम बस इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारा इनकम तो हो ही नहीं रहा, उस चक्कर में उधारी बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली द फॉरेन ट्रेड डेफिसिट वाज राइजिंग अलार्मिंगली। अब उसका वजह से क्या हो रहा था, फॉरेन ट्रेड डेफिसिट, मतलब हमारा ट्रेड में एक डेफिसिट आ गया, कि हम बस क्या हो रहा था, एक उधारी आ जाएगा ना, कि हम बस खरीद रहे हैं लेकिन पैसा दे नहीं पा रहे, पैसा दे नहीं पा रहे, तो वही पूरा इंडिया में एक सिचुएशन हो रहा था। यही थर्ड पॉइंट है, इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन वाज हाईली डिस्टर्बिंग। तो अभी तक हमने 3 पॉइंट पढ़ा, इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट क्लियर हो गया, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, और तीसरा क्या था, खर्चा ज्यादा था, इनकम कम था। ये 3 फैक्टर का वजह से क्या हुआ, 1991 में गवर्नमेंट 3 चीज ले आया, उसका नाम क्या था, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब आपको आई थिंक ये चीजें समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव, मतलब ये 3 चीज जो हुआ, ये 3 चीज जो इंडिया में हुआ 1990 तक, उसका वजह से गवर्नमेंट को क्या क्या करना पड़ा, कि जो लोन्स वगैरह इतना बढ़ गए थे, बाहर वाला देश से जो इतना लोन्स वगैरह हो गया था, उसको खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया। ठीक है, वो सारा अभी हम लोग पढ़ेंगे। जो हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन हो गया था, उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, और क्या था, खर्चा ज्यादा, इनकम कम, इनकम बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया,
वो अभी हम पढ़ेंगे। 1991 से क्या हुआ, 1990 तक तो इंडिया ऑलमोस्ट बर्बाद ही हो गया था। अभी हमने देखा ना वो 3 फैक्टर जिसका वजह से इंडिया को एलपीजी लाना पड़ा वो 1991 में, वो हमने पढ़ लिया। अब हम कवर करेंगे क्यों, क्या क्या था क्या नहीं था। इन सच अ सिचुएशन द वर्ल्ड बैंक रिकमेंडेड स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इंडियन इकोनॉमी। वर्ल्ड बैंक बोलता है कि आप अपना इकोनॉमी में चेंजेस लाओ। आप कब तक धार लेते रहोगे, हम भी आपको कब तक धार देते रहेंगे, अपना इकोनॉमी में चेंजेस लाओ। ए धारुआ कब तक धार देते रहेगा तुमको, हाँ तुमको चेंजेस लाओ अपना इकोनॉमी में। तो क्या चेंजेस लाया, अगेंस्ट द अनफेवरेबल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन इकोनॉमी द नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। याद रखना यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, नरसिम्हा राव हु ब्रॉट एलपीजी, तो व्हिच गवर्नमेंट, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप क्या बोलोगे, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने एलपीजी लाया था, ठीक है। द नरसिम्हा राव गवर्नमेंट एट द सेंटर डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस द इकोनॉमिक रिफॉर्म मेजर्स इन इंडिया। और वो इकोनॉमिक रिफॉर्म मेजर्स क्या क्या था, वो 3 फैक्टर जो हुआ था इंडिया में। नंबर 1 क्या क्या, नंबर 1 क्या था, खर्चा ज्यादा और अर्निंग कम। दूसरा क्या था, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, दाम ज्यादा, ठीक है, दाम ज्यादा हो रहा था। तीसरा क्या था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। ये 3 को कंट्रोल करने के लिए इंडिया ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या क्या लाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये तीनों हम इन डेप्थ पढ़ने वाले। तो अभी आप घबराना मत कि मैं नहीं समझा रहा। इन ए नटसेल लिबरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि स्टेट, पहले देख रहे थे ना कि पब्लिक सेक्टर इंडिया में ज्यादा इंपॉर्टेंट था 1990 तक। अब वो पब्लिक, अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि पब्लिक सेक्टर, अब बोला कि अब हम ज्यादा इसमें काम नहीं करेंगे, प्राइवेट जो जिसका, और लाइसेंस राज जो था, जिस पहले लाइसेंस लेना पड़ता था ना, बोला, अब बोल दिया कि लाइसेंस भी नहीं चाहिए तुम लोग को, जैसे अपना मर्जी से प्राइवेट खोलना है खोलो। बट कुछ इंडस्ट्री अगर आपको खोलना है, जैसे ड्रग्स हो गया, मतलब मेडिसिन वाला, तो फिर, या फिर मान लीजिए क्या बोलोगे, ये वाइन का हो गया या कुछ लिमिटेड जो है, उसके लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा। बट अगर आपको कपड़ा का खोलना है या फिर एड टेक खोलना है, ऐसा कुछ इंडस्ट्री खोलना है, यू डोंट नीड और परमिशन, ठीक है। तो वो प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ये सब लाइफ, स्टेट कंट्रोल कम गया। पहले स्टेट कंट्रोल ज्यादा था, सब कुछ स्टेट चला रहा था, याद है, सोशलिस्टिक पैटर्न। बट अब बोला लिबरलाइजेशन लिया, बोला कि अब हम स्टेट का काम बस है लॉ एंड सिक्योरिटी मेंटेन करना। अगर कोई हमला करेगा हमारे देश में, हम काम करेंगे, बट अब हम मार्केट में उतना दखल अंदाजी नहीं करेंगे। तीसरा क्या हो गया, ग्लोबलाइजेशन ले आया कि अब हम बाहर से भी ट्रेड करना शुरू करेंगे, मतलब ओपन कर देते हैं, ट्रेड बैरियर हटा देते हैं। पहले इंडिया क्या करता था कि बाहर से अगर कोई ट्रेड आ रहा है ना, तो अपना डोमेस्टिक रिटेलर को बचाने के लिए बाहर से ट्रेड पे टैक्स ज्यादा लगा देते थे, ताकि डोमेस्टिक, वो मैं समझाऊंगा पूरा क्लियरली समझाऊंगा, ठीक है। अब ग्लोबलाइजेशन आ गया, ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया बाहर से भी ट्रेड करने लगा, हम काफी कनेक्टेड फील होने लगे, सब कुछ समझाऊंगा। तो ये 3 रिफॉर्म्स लाया गया, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम अभी एक सेकंड में आप मुझे देख पा रहे हो, ये सब कुछ ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही पॉसिबल हुआ। तो इंडिया ने 1991 में करना शुरू कर दिया। और आई थिंक इसी प्राइवेटाइजेशन की वजह से प्राइवेट स्कूल्स आया, जो आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो, फिजिक्स वाला, ये सारा चीजें, आई थिंक ये, अगर ये तीनों रिफॉर्म नहीं होता तो फिर हम, ना मैं आपको मतलब आप मुझे देख नहीं पाते, शायद मैं आपको मिल नहीं पाता, जितना लोग भी देख रहे हो ये वीडियो। तो वो प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है। ये 3 रिफॉर्म मैं समझाऊंगा, याद रखना, समझाऊंगा, ऑलरेडी इसका एक पार्टी है, मैं समझाने वाला हूँ, तो घबराना मत। तो बच्चों अभी हम पढ़ेंगे कि इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, यानी जो एलपीजी का रिफॉर्म्स लाया गया 1991 में, उसका वजह से इंडिया में क्या क्या इम्पैक्ट हुआ, ठीक है। 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म करने के बाद, यानी एलपीजी लाने के बाद, तो उससे इंडिया में क्या क्या रिफॉर्म्स हुआ वो भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिएगा। India, it will not be fair to say that the economic reform measures introduced in India have not brought any benefit to the people of India. तो ये बोलना गलत होगा, वही लिखा हुआ है कि जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाया गया 1991 में, ये नहीं बोल सकते उससे इंडिया में कुछ भी पॉजिटिव चीजें नहीं आया या फिर इम्पैक्ट नहीं हुआ। पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है एंड अच्छा भी इम्पैक्ट आया है, तो वही बता रहे हैं। पहला क्या इम्पैक्ट आया देखना, फर्स्ट देयर हैज बीन अ राइज इन द रेट ऑफ ग्रोथ इन द इकोनॉमी। इससे क्या हुआ, तो एलपीजी रिफॉर्म जो लाया गया 1991 में, उससे क्या हुआ, इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुआ है, ठीक है। कैसे हुआ है, प्रूफ भी तो चाहिए ना, तो देख लेते हैं। The annual rate of growth in 2005 to 6 to 7 and 2007 to 8 was 9.5%, 9.7% and 9.2% respectively, which was much higher than the growth rate achieved earlier। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2005 से 6 में इसका कितना था, 9.5% था, ठीक है। ये देखिए एकदम यहाँ पे आ रहा है। फिर 2006 से 7 ये सबसे हाईएस्ट गया था, आई गेस 9.7% हुआ। और 2007 से 8 में आके ये फाइनली कितना आ जाता है, यहाँ पे 9.2%। तो आप देख सकते हो 3 साल में, मतलब जो उस समय हमने पढ़ा था 3.2 था बहुत पहले, 1950 से, याद है 1950 से 1991 के बीच में, बट 1990 के बीच में। तो अभी आप देख सकते हो कि ये देखिए 2005 से 6 में कितना हो गया, 9.5%। 6 से 7 बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ, 9.7%, यही सबसे पीक था बोल सकते हो, 6 से 7। 2007 से 8 में कितना, फिर से थोड़ा सा कम गया, 9.2% पे आया था, आई गेस, हाँ 9.2% पे आया था। और फिर क्या होता है, 2009 से 13 तक ये फिर कम जाता है, देखिए
ड्यूरिंग द पीरियड 2009 टू 2013 ही पकड़ लीजिए, 2009 टू 2013 द एवरेज रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी वाज 6.7%। तो इस पीरियड में थोड़ा सा कम गया, फिर से देखिए 9.7 से सीधा 9.2 से सीधा कितना पे आ गया, ये 6.7% पे आ गया 2009 से 13 का बीच में, ठीक है, एवरेज पकड़ा गया ये। और फिर 2013 से 14 के बीच में कितना आ जाता है 7.2% में, यानी फिर से 14 तक आते आते ये राइज किया, ठीक है। तो ये चीज से हमें पता चलता है ना कि जो एलपीजी लाया गया 1991 में नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने जो लाया, उसका वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुआ है, 9.7 तक भी पहुंचा, 9.2 तक भी आया, 9.5 तक भी आया, इनफैक्ट अभी 7.2 है। बल्कि 1950 से 1991 का बीच में हमने देखा था बस 3 या 3.2% था, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ। बट अभी देखिए कितना ज्यादा हो गया, तो ऑफकोर्स इंपैक्ट आया, पॉजिटिव इंपैक्ट आया, इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है। तो ये आप एग्जाम में अगर आता है कि क्या क्या चेंजेस आया 1991 का इंपैक्ट के बाद, तो पहला पॉइंट ये लिख देना, इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ। दूसरा दूसरा ये हुआ कि सेकेंडली द होलसेल प्राइस इंडेक्स हैज शोन अ डाउनवर्ड ट्रेंड, हाउएवर द रिटेल प्राइसेस हैव नॉट रजिस्टर्ड द सेम ट्रेंड। अब देखिए, अब इस ग्राफ को अगर आप देखोगे तो क्या होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये देखिए कितना डाउनवर्ड ट्रेंड आया है। मतलब होलसेल प्राइस जो है, अभी आप होलसेल और रिटेल के बारे में तो आपको पता ही होगा। मान लीजिए कि आप एक इंडस्ट्री गए, ठीक है, आप सीधा इंडस्ट्री से जब आप कपड़ा या कुछ सामान खरीदेंगे तो वो होलसेल हो गया, मैन्युफैक्चर एकदम सीधा खरीद के ला रहे हो जहां से प्रोड्यूस हो रहा है। बट अभी जब हम दुकान जाते हैं फिर खरीदते हैं, वो रिटेल हो गया, वो हमें बिक्री कर रहे हैं, ठीक है। बट अगर हम कोई चीज डायरेक्टली किसी से खरीद रहे हैं तो वो हो गया होलसेल, वो होलसेल में बहुत कम दाम होता है। और रिटेलर जो होता है वो भी होलसेलर से ही खरीद के लाके हमें देता है, ठीक है। जो आपके घर के आसपास जो दुकान वगैरह रहता है वो रिटेलर ही रहता है ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, तो एक इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है, देखिए कि होलसेल प्राइस कम गया है, अगर होलसेल कम है तो रिटेल भी तो करना चाहिए। अभी जैसे एक रिटेल में एक एग्जांपल से समझा देता हूँ फिर से, ठीक है। आप बोलते हो सर आप इतना एग्जांपल देते हो, इतना एग्जांपल देते हो, लेकिन समझाने का कोशिश करता हूँ, पता नहीं आप समझ पाते हो कि नहीं, नहीं पाते हो तो बताना, मैं फिर और ज्यादा सिंप्लीफाइड करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये देखिएगा क्या हो रहा है कि मान लीजिए ये एक इंसान है जिसका एक दुकान है, गोल दुकान नहीं होता है, ये दुकान है, ठीक है। ये मैन्युफैक्चरर के पास गया, यानी इंडस्ट्री, यहाँ से सीधा कपड़ा उठा के लाया। मान लीजिए एक कपड़ा, इसका चार्जेस ये 100 रुपया, लेकिन जब आप इसके पास खरीदने गए, जब आप इसके पास कपड़ा खरीदने गए, ये तो ऑलरेडी 100 रुपया में लाया था, लेकिन ये इसको बिक्री कर रहा है कितना में, 300 रुपया में बिक्री कर रहा है, ठीक है। अब आप इसको दिया, आपको देना पड़ा 300 रुपया, आपने बार्गेनिंग भी नहीं किया, आपका मम्मी पापा को पीटेंगे, ठीक है। तो आपने इसको दिया 300। अब क्या करता है, एक महीना बाद क्या होता है, वही कपड़ा का दाम होलसेलर क्या है, जहां से खरीदने गया उसका 50 रुपया हो गया, ठीक है, 50 रुपया। लेकिन ये 300 रुपया ही रखता है, 50 रुपया तो कमाना चाहिए था, लेकिन ये आपसे 300 रुपया ही लेता है, क्योंकि ये बोलता है आपको क्या पता कि मतलब आपको थोड़ी ना पता चल रहा है कि दाम कम है, वो फिर भी प्रॉफिट क्लियर है, ठीक है। इसका वजह से क्या होता है, ये एक फैक्टर था जिसका वजह से होलसेल का रेट तो कम रहा था, बट रिटेल का दाम क्या होता, वो कम नहीं रहता, क्योंकि जो रिटेलर थे वो प्रॉफिट अपने पास रख रहे थे। इससे आपको समझ में आया होगा कि देखिए 50 रुपया, वही कपड़ा का दाम फिर ये 50 रुपया में उसे खरीद के लाया, ठीक है, बट आपको बिक्री किया 300 में ही बिक्री किया, फिर आप खरीदने गए 300 में गया, आपको तो पता ही नहीं कि दाम तो ऑलरेडी उसका कम गया है। बट इस चक्कर में क्या होता है, होलसेल का ट्रेंड जो कमा, लेकिन रिटेलर का ट्रेंड नहीं कमा, ये एक फैक्टर रहा, और बहुत ज्यादा फैक्टर होता है, बट हमने बस एक कवर किया, उतना डेप्थ में भी अभी नहीं जाना है। फिर हम कवर करेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है। देखिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मतलब इसको ज्यादा डेप्थ में नहीं, उतना नहीं, बस इसको एक सेविंग अकाउंट समझ लीजिए। तो एक देश का सेविंग अकाउंट है, और वो सेविंग अकाउंट कौन संभालता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। वो फॉरेन करेंसी रिजर्व कहाँ पे रहता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रहता है, ठीक है। सेविंग अकाउंट समझ लीजिए एक देश का, जैसे आपका भी सेविंग अकाउंट होगा, आपका फैमिली का भी सेविंग अकाउंट होगा, आप कहीं पे सेविंग करते होगे घर का एक पर्टिकुलर जगह, मुझे मत बताना नहीं तो मैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करने वाला, ठीक है, सोचना मत। हाँ ठीक है, आप डर गए होगे कि सर आगे चोरी कर लेंगे क्या, नहीं 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 करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, थर्डली द फॉरेन करेंसी रिजर्व विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैव इंक्रीज कॉन्सिडरेबली। तो क्या हो रहा है कि इंडिया में जो सेविंग्स अकाउंट है, पहले सेविंग अकाउंट में पैसा कितना कम हो गया था, याद होगा ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम हो रहा था। बट अब देखिए इंडिया का जो सेविंग अकाउंट है उसमें भी पैसा ज्यादा आने लगा, बहुत ज्यादा आने लगा, इंडिया का सेविंग अकाउंट बढ़ने लगा, हम खुश, ठीक है। तो देखिए इसका ये डाटा भी दिया गया है, दिस अमाउंट वाज 328.7 बिलियन, 328.7 बिलियन। देखिए 2015 में हमारा सेविंग्स इतना हो गया 328.7 बिलियन, मतलब हमने अच्छा अर्न किया। लेकिन वही चीज अगर आप देखोगे 1990 से 1991 के बीच में ज्यादा नहीं था, मतलब उस समय इतना ही सेविंग्स था हमारे पास कि हम बस 15 दिन तक ही कुछ सामान खरीद पाएंगे। लेकिन ये देखिए 328.7 बिलियन से क्या होगा, हम आने वाले 7 महीना तक टेंशन फ्री, सेविंग है, खरीदते जा रहे खरीदते जा रहे खरीदते जा रहे, 7 महीना तक एकदम बिंदास। लेकिन 1990 में हमारे पास इतना ही सेविंग था कि हम बस 15 दिन तक ही खरीद पाते हैं। लेकिन
हमारे पास देखिए 2015 में इतना ज्यादा सेविंग था कि हम 7 महीना बिना कोई अर्निंग किए भी हम खा सकते हैं। अगर आपके पापा के पास जैसे बहुत प्रॉपर्टी है तो आपका बेटा का खा पाओगे। लेकिन जिसके पास नहीं है मेहनत करो, ठीक है। जिसके पास है वो तो टेंशन फ्री कि हाँ ठीक है वो खाते रहेंगे। तो इंडिया के पास भी क्या था, एकदम टेंशन फ्री इतना हो गया था 2015 में कि 7 महीना तक एकदम बिना कुछ काम किए मेहनत किए सबको पैसा भी दे सकते हैं, हम लोग खा भी सकते हैं। बट 1990 में हमारे पास बहुत कम था, इतना ही था कि हम बस 15 दिन कवर कर पाते। देखिए 1991 में हमारे पास ये 1 बिलियन इतना ही था कि हम बस 15 दिन ही कवर कर पाते, ठीक है। इतना भी नहीं होगा, ये बस एक रफ अमाउंट दिया गया है। 1990 में बस इतना था, ये देखिए एक छोटू सा है, आपको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, ठीक है। इतना कम है, आपको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा। एक सेकंड रुकिएगा, ये क्या हो गया, कहाँ गायब हो गया, हाँ ये देखिए 1991 में बस इतना था। 2015 में देखिए हमारा सेविंग्स इतना हो गया, तो हम साथ एकदम आराम से कितना 7 मंथ तक बिंदास रह सकते हैं बिना कोई अर्निंग किए भी, खा रहे लुटाते जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा मत करना कि बस सेविंग कर लिया और फिर लुटा, कमाने का भी सोचते रहना, सेविंग करते रहना कॉन्स्टेंटली। लेकिन 1990 में हमारे पास हालत क्या था, ओनली इतना ही था कि हम कितना दिन तक चल पाएंगे बिना अर्निंग के, ओनली 15 डेज। अभी आप शायद समझ गए होंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये वाला पॉइंट भी है। तो अभी तक हमने इम्पैक्ट, 3 इम्पैक्ट अच्छा से कवर कर लिया। पहला इम्पैक्ट क्या था, हमने देखा कि इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है रिफॉर्म्स लाने के बाद 1991 में। दूसरा हमने देखा कि होलसेल का ट्रेंड तो कमा बट रिटेल का नहीं कमा, दूसरा हमने देखा ये। तीसरा हमने ये देखा कि हमारा सेविंग्स भी बढ़ गया। तो ऑफ कोर्स 1991 का इम्पैक्ट लाने की वजह से बहुत सारा पॉजिटिव चेंजेस इंडिया में आ गया, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले कि कुछ कुछ चैलेंजेस भी आया वो रिफॉर्म का वजह से, वो चैलेंजेस पढ़ेंगे। चैलेंजेस भी क्वेश्चन में आ सकता है। क्वेश्चन में ऐसे दे देगा कि राइट डाउन द इम्पैक्ट of economic reforms brought up by Narasimha Rao government in the year 1991 and also write down the major challenges, ठीक है। अभी हमने मेजर इम्पैक्ट पढ़ लिया, पॉजिटिव इम्पैक्ट 3 पढ़ लिया। अब हम चैलेंजेस पढ़ने वाले कि क्या क्या चैलेंजेस हुआ। फर्स्ट, द एक्सटेंट एंड इंटेंसिटी ऑफ द कंपटीशन हैव इंक्रीज्ड but unless more purchasing power comes to the hands of the common people the benefits of economic reform will be limited। बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए हमारा क्या हुआ कि अब कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, राइट, कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। और ऐसा है कि इंडिया में बहुत ज्यादा गुड्स आ रहा है। अभी हम पहले जैसे पार्ले जी बिस्कुट ही मिलता था, अब पार्ले जी भी मिल रहा है, ओरियो भी मिल रहा है, हाइड एंड सीक भी मिल रहा है, बॉर्बन भी मिल रहा है, सब बिस्कुट मिल रहा है। बट एक पॉइंट ये आता है ना कि क्या गरीब इंसान उस चीज को अवेल कर पा रहे हैं, क्या एक गरीब इंसान उस चीज को खरीद पा रहा है, नहीं खरीद पा रहे। तो ये क्या होता है, एक हमारे लिए परचेसिंग पावर वही दिया हुआ। परचेसिंग पावर मतलब क्या, क्या हम उसे परचेस कर पा रहे हैं। इंडिया में आज भी बहुत लोग ऐसे है कि उस चीज को परचेस नहीं कर पा रहे, एक हाइड एंड सीक बिस्कुट भी खरीद नहीं पा रहे। तो फिर उस चीज का तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ ना। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बेनिफिट कब करेगा, जब सबको उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर बेनिफिट होगा ही नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है ना। तो वही लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तब बेनिफिट करेगा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो भी हुआ है तब बेनिफिट करेगा जब सबका परचेसिंग पावर बढ़ जाएगा, मतलब सब वो ओरियो या फिर हाइड एंड सीक बिस्कुट खरीद पाएंगे। ये पहला पॉइंट। तो बच्चों हम एक्सेसिव कंज्यूमरिज्म के बारे में पढ़ रहे थे। एक्सेसिव कंज्यूमरिज्म का वजह से क्या हो रहा है, इरोजन ऑफ सोशल वैल्यूज हो रहा है। मतलब इसका मतलब क्या होता है, देखिए मैं समझ एक बार सेंटेंस पढ़ देता हूँ। सेकंड, excessive consumerism may lead to the erosion of social values where money power will be all pervading। pervading का मतलब होता है just present everywhere, ठीक है, वो ही एग्जिस्ट करेगा, सब कुछ होगा। और इरोजन ऑफ सोशल वैल्यूज, इसका मतलब मैं आपको एक बार एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। देखिए ये एक इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू भी है एग्जाम के लिए। थोड़ा सा अगर आप इस फोटो को देखोगे, देख रहे हो बैकग्राउंड में थोड़ा सा ये लोग सैड है, मतलब डिप्रेस्ड है, ये क्यों हो रहा है। देखिए हम इतना ज्यादा मतलब बस सामान खरीदना है, सामान खरीदना है। पहले क्या होता था ना, लोग एक गांव में बैठ के एक दूसरे को हेल्प किया करते थे, एक साथ गाना गाते थे, एक साथ एंजॉय करते थे, महफिल हुआ करता था, एकदम बढ़िया लगता था सब कुछ एक साथ एक दूसरे को हेल्प करना। बट धीरे धीरे क्या हुआ, अब लोग लग्जरियस होते जा रहे हैं, बस मार्केट बस मार्केट बस सामान खरीदना है, हाँ ये हीरा ये वो। अगर आपके साथ कोई भैया भी जा रहा है ना जिसका अगर कपड़ा खराब है, आप देखना आप उससे अपने आप अलग हो जाते हो, अरे क्या कपड़ा पहना है, गरीब है, इस गरीब के साथ कौन रहता है, इस फटीचर के साथ कौन रहता है। बट अगर कोई अमीर है तो हम उसके साथ जाके सेल्फी मारना, अगर कोई अच्छा कपड़ा पहना है उनके साथ जाके सेल्फी मारना। तो हम क्या हो रहा है, हम धीरे धीरे लग्जरियस होते जा रहे हैं। पहले हम हेल्प किया करते थे, अब हम हेल्प ही नहीं करते, ठीक है। उसी गांव में अगर कोई अगर खराब कपड़ा पहन के बैठा है ना, अगर कोई धोती उती पहन के बैठा है, हम उसके साथ नहीं बैठेंगे, ठीक है। बट अगर कोई अच्छा कपड़ा पहना है और अच्छा वो कर रहा है तो हम उसके साथ बैठेंगे। एक्सेसिव कंज्यूमरिज्म मतलब क्या, ज्यादा से ज्यादा लग्जरियस होते जाना, ज्यादा से ज्यादा लग्जरियस लाइफ जीते रहना। देखना फेसबुक में दिखाते हैं, हाँ मेरे पास ये हुआ है, मेरे पास वो है, ये है यो है, अचार डालो। तो अगर लोग ही नहीं है तो क्या फायदा, ये है वो है सब कुछ करते रहेंगे, अचार मतलब लोग ही नहीं रहेंगे तो क्या फायदा है, बोलो। ये सब क्या फायदा, अगर तुम्हारे पास तुम मान लो 50 करोड़ का हीरा है, सब कुछ है,
एक मूवी में बहुत अच्छा लाइन बोल रहा है, ये बोलता है ना, मेरे पास ये है, वो है, ये है, मैं वो बोलता है मेरे पास माँ है। तो वो मेरा फेवरेट लाइन बन गया, ठीक है। तो एक्सेसिव कंज्यूमरिज्म का वजह से क्या होता है, सोशल वैल्यूज इरोजन होता है, सोशल वैल्यूज का, सोशल वैल्यूज कमते जाते हैं। हम धीरे धीरे कम्युनिटी ओरिएंटेड कम होते जाते हैं, हम लोगों का हेल्प नहीं करते हैं, हम धीरे धीरे बस लग्जरियस लाइफ में डूबते जाते हैं, और सोशल वैल्यूज, हेल्प करना, रेस्पेक्ट देना, ओबीडियंट होना, ये सब खत्म होते जाता है। उसी को कहा जाता है इरोजन ऑफ सोशल वैल्यूज। और अब इस एक्सेस कंज्यूमरिज्म का वजह से क्या हो रहा है, बस मनी पावर विल बी ऑल परवेडिंग, मतलब वही एग्जिस्ट करेगा। अब ये हो भी रहा है ना कि बस पैसा, बस पैसा, बस पैसा, जिसके पास पैसा कहते हैं ना वही सब कुछ है, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। बट ऐसा पैसा लेके क्या फायदा, मतलब ये चैप्टर, ये लाइन मेरा बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है एक्चुअली। अभी भी आप सोचोगे ना, इसी का वजह से, इस एक्सेसिव कंज्यूमरिज्म का वजह से हम कहीं ना कहीं मतलब बस सामान सामान, अरे अचार डालो ऐसा, मतलब गाड़ी का अचार डालो ऐसा लाइफ का, जहाँ पे बस पैसा होगा बट आपके पास कोई लोग ही नहीं होगा। क्या फायदा ऐसा मर्सिडीज खरीद के, क्या फायदा ऐसा निंजा कावासुकी बाइक खरीद के कि सब कुछ है बट आपका मॉम डैड नहीं होगा आपके साथ, बस उसको देख के आप सॉल्व करते रहोगे, फोटो मारते रहोगे। और हम धीरे धीरे इस कंज्यूमरिज्म में जीते जीते क्या हो गया है, कोई खराब कपड़ा पहना है उसके साथ रहना नहीं चाहते हैं। तो ये देखना, ये लाइन बहुत इमोशनल लाइन है, इसका वजह से सच में इरोजन ऑफ सोशल वैल्यूज हो रहा है, ठीक है। तो दूसरा इम्पैक्ट क्या पड़ा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का वजह से बहुत ज्यादा मार्केट, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट आने के बाद हम लोग लग्जरियस हो गए, उसका वजह से क्या हुआ, सोशल वैल्यूज का इरोजन हो रहा है, और बस मनी पावर परवेट कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड, द मैनेजमेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज अज्यूम्ड इंपॉर्टेंस। ऑफ कोर्स ग्लोबलाइजेशन का इंपॉर्टेंस आ गया। ग्लोबलाइजेशन क्या है, इन डिटेल्स में पढ़ाऊंगा ही, उसका टेंशन मत लेना, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन मस्ट नॉट कम इनटू क्लैश विद द फर्दरनेंस ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट। मतलब क्या होता है, देखो एक चीज होता है ग्लोबल, ये तो मैं ऑलरेडी समझाऊंगा ग्लोबलाइजेशन क्या है नहीं है। देखिए अभी क्या होता है ना, ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत सारा डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को, डोमेस्टिक रिटेलर्स मान लो, या फिर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को इम्पैक्ट पड़ा है। अभी जैसे मान लीजिए कि इंडिया में, एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है, तो आपको और ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। बोलोगे सर एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल, किमान एग्जाम्पल, किमान एग्जाम्पल सारे बुझाबो। तो अभी समझा देते हैं, ठीक है। तो ये होता है, ये मान लीजिए एक इंडस्ट्री है, ये क्या है, एक इंडस्ट्री है, लोकल इंडस्ट्री इंडिया में है, ठीक है। इंडिया में एक लोकल इंडस्ट्री है, और ये लोकल इंडस्ट्री मान लीजिए प्रोड्यूस करता है चॉकलेटी चॉकलेटी, मान लीजिए चॉकलेटी बिस्कुट, मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा सा है, चॉकलेटी बिस्कुट प्रोड्यूस कर रहा है, नाम दिया है चॉकलेटी बिस्कुट, ठीक है। तो चॉकलेटी बिस्कुट एक बिस्कुट प्रोड्यूस कर रहा है जिसका दाम कितना है, 50 रुपया है, जिसका दाम कितना है, 50 रुपया। लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो गया, सब एक वन ग्लोबल विलेज हो गया, ठीक है। हम मैं समझाऊंगा ऑलरेडी, वन ग्लोबल विलेज, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड। आज एक मिनट में आप मुझे देख पा रहे हो, राइट, मोबाइल में, ये सब ग्लोबलाइजेशन की वजह से तो हुआ है, टेक्नोलॉजी की वजह से ही तो हुआ है। आज एक मिनट अगर हमें एडिडास सामान से बोले, अमेरिका से कुछ सामान मंगाना है तो वो भी आ जाता है, हमें फिनलैंड से कुछ सामान मंगाना है वो भी आ जाता है, राइट। तो वो क्यों हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो रहा है, हमें 2 दिन में हम वहां पहुंच जाते हैं। तो सारा ग्लोबलाइजेशन की वजह से, मतलब पूरा दुनिया एक छोटा सा गांव हो गया है कि हम इजिली एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो उस ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है, अब इंग्लैंड भी इजीली यहाँ पे कोई सामान भेज पाएगा। अब मान लीजिए इंग्लैंड जो बिस्कुट भेज रहा है उसका दाम बस 20 रुपया है, ऑफकोर्स इंडिया का आदमी लोग खरीदेगा, इंग्लैंड का बिस्कुट भी कम दाम में तो 20 रुपया में खरीद लेंगे। लेकिन इंडिया का जो लोकल है डोमेस्टिक, फिर वो 50 रुपया का नहीं खरीदेंगे। उस ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होगा, बाहर लोगों का तो प्रॉफिट होगा, बट हमारा जो लोकल इंडस्ट्री है उस वो क्या होगा, डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, जो ब्रिटिश का टाइम में जैसे हुआ था। तो इसीलिए ग्लोबलाइजेशन का वजह से एक ये भी खतरा हो जाता है नेशनल इंटरेस्ट का, वो और ज्यादा, बहुत ज्यादा, फिर बाहर का कंपनी आके हम लोग का ये सॉवरेनिटी पे इम्पैक्ट करते हैं, वो सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा। तो ये होता है कि ग्लोबलाइजेशन से नेशनल इंटरेस्ट का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये हो गया थर्ड चैलेंजेस, ग्लोबलाइजेशन का वजह से कहीं ना कहीं नेशनल इंटरेस्ट का नुकसान हुआ है, अगर आपको लगता है तो कमेंट करना। Fourthly, good governance will be of crucial importance in delivering the benefits of economic reforms, particularly to the weaker sections of people in the society. अब क्या होता है कि देखिए गुड गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। गुड गवर्नेंस का होना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट ये एक चैलेंज भी रहा है रिफॉर्म्स लाने का वजह से कि गुड गवर्नेंस का मतलब क्या होता है। गुड गवर्नेंस होने से क्या होता है, देश में अकाउंटेबिलिटी होता है, ट्रांसपेरेंसी होता है, और मतलब पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि अब मान लीजिए सरकार रिफॉर्म्स तो लाया, क्या वो रिफॉर्म्स सब तक पहुंच रहे कि नहीं। अगर वो सिस्टम अकाउंटेबल नहीं होगा, मान लीजिए कि एक रिफॉर्म्स लाया कि गरीब को ये मिलना चाहिए, ठीक है, पॉलिसी लाया गरीब को ये मिलना चाहिए। अब आप जाओगे ऑफिसर या फिर मिनिस्टर के पास कि मुझे नहीं मिला, मिनिस्टर बोलेगा नहीं दूंगा, क्या कर लोगे, ठीक है। वो आपको अकाउंटेबल नहीं, वो आंसरेबल नहीं, आपका बात तक नहीं सुन रहा है। आईएएस आपको धक्का मार के निकाल देगा, या मिनिस्टर धक्का मार के निकाल देगा। तो वो सिस्टम अकाउंटेबल नहीं है। गुड गवर्नेंस होने से क्या होगा, आईएएस ऑफिसर को आपको बात सुनना पड़ेगा, मिनिस्टर को आपका बात सुनना पड़ेगा, कि आपको नहीं मिला तो उसे वो देना पड़ेगा।
तो गुड गवर्नेंस से होने से क्या होगा, एक तो आंसरेबल, अकाउंटेबल हो जाता है, ट्रांसपेरेंट सारा प्रोसेस होगा, आपको सब कुछ क्लियरली पता चलेगा कि हाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है, जैसे साइंस में पढ़ा जाता है ट्रांसपेरेंट, एक साइड दूसरा साइड दिखाई दे रहे हैं, तो एक सिस्टम जब ट्रांसपेरेंट होता है, जब क्या प्रोसेस हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, हमें सब कुछ पता चलेगा, तो ही क्या होगा, वो ज्यादा बेनिफिट होगा, तो हमें रिफॉर्म्स का ज्यादा फायदा होगा। पॉलिसी, हाँ पॉलिसी एक आया, हमें ये पता चलेगा इनको पॉलिसी मिला, इसको पॉलिसी नहीं मिला, अब बोले एक पॉलिसी आया बस धनी लोग को मिला है। ट्रांसपेरेंट होने से हमें पता चलेगा कि वो डाटा डाटा अगर निकालेगा नहीं तो हमें पता क्या चलेगा, तो अगर डाटा निकला तो हमें पता चला हाँ इतना गरीब, इतना अमीर लोग को बेनिफिट मिला, गरीब लोगों को नहीं मिला। तो ट्रांसपेरेंट होने से क्या होगा, चीजें सबको पता चलते रहेगा, चेक कर पाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन पर, उससे क्या होगा, देश का बेनिफिट होगा। तो वही लिखा हुआ है कि गुड गवर्नेंस इज ऑफ क्रूशियल इंपॉर्टेंस इन डिलीवरिंग द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर्टिकुलरली टू द वीकर सेक्शन ऑफ पीपल इन द सोसाइटी। तो ये 4 पॉइंट आप लिख देना चैलेंजेस में, 3 ऑलरेडी वहां पे, ऑलरेडी इंपैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ 1991 का हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो ये सॉरी इम्पैक्ट, ये होगा इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया है, फिर भी अगर समझना है तो फिर बता रहा हूँ, मुझे बता देना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट, बट फिर भी कुछ गलती हो सकता है, तो मुझे बता देना कि कुछ समझ में नहीं आया या कुछ वो हुआ है, ठीक है। नोट्स पीपीटी आपको बार बार बोल रहा हूँ मिल जाएगा। अब ये मैंने बहुत अच्छा से अरेंज किया है, ये कहीं पे आपको मिलने वाला इतना डिटेल्स में नहीं है, तो ये आप अपने नोट्स में बना सकते हो, या जब मैं दूंगा, याद रखना मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये मत लिखना, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, इसको मैं काट ही देता हूँ, ठीक है, इसको मैं काट ही देके आपको बता ही देता हूँ कि इसका वो क्या है, रिलेवेंस क्या है। इसको काट के यहाँ पे सीरियल नंबर होगा, ये सब नहीं लगेगा यहाँ पे, एग्जाम में मत लिखना, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो एक बात बस आपको ये याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए ना, तो ही आपको, मतलब ये डिफरेंसेस जैसे आप चार्ट भी बना सकते हो, बट सेवा में मैं बोलूंगा कि पैराग्राफ वाइज भी बना सकते हो, बट डिफरेंसेस ऐसा करने से ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। बस ये याद रखना, मैं वही बोल रहा था, थोड़ा कैमरा इधर उधर हो गया। तो ये आपको सीरियल नंबर में ये सब नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है, यहाँ सीरियल नंबर लिखना 1 2 3 4 5, और यहाँ पे डिफरेंसेस लिखना। डिफरेंसेस ये पूछ सकता है कि 1951 से 1990 का रिफॉर्म जो हुआ उसका बीच में, और 1991 से लेके अभी तक का जो रिफॉर्म्स हुआ, वो दोनों का डिफरेंसेस आपसे पूछ सकता है। तो बहुत सिंपल है, 1951 से 1952 तक जो जहां पे किसको इंपॉर्टेंस दिया गया, पब्लिक सेक्टर को दिया गया। 1991 से हमने देखा प्राइवेट सेक्टर को दिया गया, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर, यहाँ पे बोल सकते हो प्राइवेट सेक्टर टेम्पोररी था, बट यहाँ मतलब सेकेंडरी इंपॉर्टेंस दिया गया, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। फिर यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो हो रहा था, लेकिन इस मिक्स इकोनॉमी में भी पब्लिक सेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा था, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, हम मिक्स्ड इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर को थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या क्या, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या क्या था, रेज इकोनॉमिक ग्रोथ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सेल्फ रिलायंस, सोशल जस्टिस पढ़ा था ना हमने, तो यहाँ पे ये इस पे ज्यादा फोकस किया। बट 1991 के बाद में उनका ऑब्जेक्टिव क्या रहा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जो मैंने पढ़ाया था। फिर यहाँ पे जो इनका ग्रोथ था 3.5% ही था, बट यहाँ पे हमने देखा था 9.5, अभी 2013 से 14 में कितना हो गया था, 7.2% हो गया था, ठीक है। तो वो भी हमने अभी कवर कर लिया। ये डिफरेंसेस आ सकता है तो आप पढ़ लेना, और ज्यादा भी है। 1950 से 1990 ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, इसका वजह से इंपैक्ट पड़ा, ये लिख सकते हो इकोनॉमी पे उस समय। चाइनीज एग्रेशन, इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट, पुअर रेनफॉल, रैपिड पॉलिटिकल चेंजेस, इसका वजह से क्या हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ में 1950 से 1990 के बीच में थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ा था। बट इसका बीच में क्या हुआ, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में ये लिख देना, इनिशिएटेड बाय नरसिम्हा राव गवर्नमेंट इन रेस्पॉन्स टू फिस्कल डेफिसिट, हाई इन्फ्लेशन, मेजर पेमेंट ऑफ क्राइसिस। की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्यों लाया गया था, ये मैंने समझाया था ना कि इंडिया में क्या हुआ था, इकोनॉमिक ग्रोथ हो ये हुआ था, फिस्कल डेफिसिट हुआ था, हाई इन्फ्लेशन हुआ था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था, ये बता देना। फिर सर्विस सेक्टर जो है वो क्या हो गया था, उसका ये डिक्लाइन हो गया था इस पीरियड में, और मतलब सॉरी इंक्रीज हुआ था 1950 से 1990 का बीच में सर्विस सेक्टर का जो इंपॉर्टेंस है वो इंक्रीज हुआ था, वो भी मैंने पढ़ाया था। 28% से कितना बढ़ गया था, 40.5% हुआ था। बट और अभी जो प्रेजेंट है 1991 के बाद, अभी भी मतलब बोल सकते हो सर्विस सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंस है। अभी देखो एडटेक कंपनीज कितना ज्यादा हो गया, लोग कितना ज्यादा पढ़ा रहे हैं, राइट। अभी ये क्या हो गया, डिक्रीज फ्रॉम 59% टू 34.9%। एग्रीकल्चर का जो रोल है यहाँ पे कम गया था, ठीक है। और 1991 के बाद आते आते ऑलरेडी कम गया था 1991 के बाद, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था 1950 से 51 के बीच में। यहाँ पे क्या हुआ था, ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दिया गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। फिर ये क्या चैलेंजेस क्या क्या हुआ था 1950 और 51 के बीच में, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्लो था,
बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल चेंजेस था, पुअर रेनफॉल था, वार्स वगैरह हो रहा था, ये कुछ चैलेंजेस था। और अभी यहाँ पे हमने चैलेंजेस पढ़ा था ना, एक्सेसिव कंज्यूमरिज्म, हाई इन्फ्लेशन, और फिर सॉरी हाई इन्फ्लेशन नहीं था, एक्सेसिव कंज्यूमरिज्म हमारा चैलेंजेस था। और क्या था फिर, परचेसिंग पावर हमारा कम गया, गुड गवर्नेंस का एक इशू है, ग्लोबलाइजेशन का। तो ये 4 चैलेंजेस, ये थोड़ा सा गलती हो गया, ठीक है, ये अभी करेक्ट कर लेना जब आपको ये पीपीटी मिलेगा ना, तो ये आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। ये चैलेंजेस नहीं था, ठीक है, ये चैलेंजेस नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये गलती हो गया है, याद रखना। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सेसिव एक्सेसिव कंज्यूमरिज्म में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, एक्सेसिव कंज्यूमरिज्म। और क्या क्या था, ये था परचेसिंग पावर में एक प्रॉब्लम आया था, तीसरा में क्या हुआ था, ग्लोबलाइजेशन, और यहाँ गुड गवर्नेंस। तो ये 4 आया था, हैंडराइटिंग में समझ रहा हूँ, ठीक है, बट इग्नोर करना, ये बस ये नहीं होगा, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट पे। नेक्स्ट वाला हमारा जो पार्ट है वो क्या है, फाइनेंशियल, ये लास्ट होगा इस सेक्शन का, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो देयर हैज बीन अ वेलकम मूव टू इंक्रीज बैंक अकाउंट्स इन द कंट्री, सच अ मूव विल एंश्योर फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो ये क्या बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन भी लाया गया था। फाइनेंशियल इंक्लूजन देखिए 1991 के बाद काफी ज्यादा हुआ। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट ये कोशिश कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर्स भी ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का बैंक सेक्टर से कनेक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, वो ज्यादा से ज्यादा सेविंग अकाउंट खोले, वो ज्यादा से ज्यादा बैंक से लोन ले पाए, क्योंकि आप लोन ले पाओगे तो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपना जगह पे करोगे, शायद दुकान बैठा दो, लोन मिलेगा तभी तो कर पाओगे ना। तो वही करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या, लोगों का बैंकिंग सेक्टर से ज्यादा क्या हो, जुड़ाव हो, लोग ज्यादा से ज्यादा बैंक अकाउंट खोले, लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा बैंक का एक्सेसिबिलिटी हो, उसी का मतलब होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। जितना फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा वो देश के लिए उतना अच्छा होगा, उतना ज्यादा डिजिटल इंडिया, ठीक है, तो सब बैंक अकाउंट खोलेंगे, अब तो हर जगह वो मिल ही जाता है आपको, क्या बोलते हैं, स्कैन करते हैं, फिर एक आवाज आता है, तो फिर वही बोला गया। तो देयर हैज बीन अ वेलकम मूव टू इंक्रीज बैंक अकाउंट्स इन द कंट्री, सच अ मूव विल एंश्योर फाइनेंशियल इंक्लूजन। अगर जितना लोगों का बैंक अकाउंट होगा उतना बैंक से लोगों का कनेक्टिविटी होगा, और जितना बैंक से कनेक्टिविटी होगा उसका मतलब क्या, लोग उतना ज्यादा बैंक अकाउंट खोलेंगे, लोग उतना ज्यादा सेव कर पाएंगे बैंक में, और ज्यादा सिक्योर होगा, प्लस लोन्स भी ले पाएंगे, और उतना ज्यादा डेवलपमेंट होगा। बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शुड गो टू ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ पीपल इन द सोसाइटी। ऑफ कोर्स इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो भी हो, हर एक सेक्शन का बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ा उस बारे में कम सोचते हैं, हमने कवर किया था ना, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट थिंक्स अबाउट दैट, ठीक है। द एक्सेसिबिलिटी टू बैंकिंग सर्विसेज इज हाईली डिजायरेबल। वही मैंने कहा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन होना बहुत जरूरी है देश में, जितना ज्यादा देश एक डिजिटल इकोनॉमी या फिर उस तरफ मूव करेगा, स्कैनर लगाएगा, उतना ज्यादा होगा, वो ज्यादा बेटर है। जितना भी बैंक के साथ लोगों का अकाउंट, क्योंकि देखिए इसका प्रॉब्लम क्या होता है ना, बहुत सारे गांव ऐसा भी है कि जिनका बैंक अकाउंट नहीं है या कुछ भी नहीं है, उनको बैंक लोन भी तो नहीं देता है, उनका मन है कि वो इन्वेस्टमेंट करे एग्रीकल्चर में, बट वो लोन्स ले ही नहीं पाते हैं। लोन्स कैसे देगा बैंक, आपको लोन क्यों देगा, जब आपका वो स्कोर अच्छा रहेगा, सिविल स्कोर वगैरह अच्छा रहेगा। बट जिनका स्कोर ही अच्छा नहीं रहता है, जो ट्रांजेक्शन ही नहीं किया आज तक लाइफ में, तो बैंक भी ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे कि यार लोन लेगा, दे पाएगा कि नहीं। अगर बैंक अकाउंट रहेगा, कांस्टेंट ट्रांजेक्शन, तो बैंक को भी ट्रस्ट बना रहेगा, हाँ ये मुझे दे पाएगा। तो इसलिए फाइनेंशियल इंक्लूजन होना बहुत जरूरी है। तो हमारा ये पार्ट खत्म होता है। तो आप पीपीटी वगैरह जो होता है बस कुछ देर में, और एक पार्ट बचा है वो भी जल्दी से जल्दी कवर करके आपको पीपीटी मिल जाएगा। एमसीक्यू को कराऊंगा, एमसीक्यू कोशिश करूंगा कि लाइव सेशन हो। आप, मुझे पता नहीं कितने लोग हैं, शायद 3-4 जो भी लोग हैं ज्वाइन करना। अब उतना सही, मैं तो 2 से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर 2 भी ज्वाइन हो जाए। एंड मैं कोशिश करूंगा कि एमसीक्यू हर चीज़ कवर होगा, असर्शन रीजन तो वो मत छोड़ना, पहले पढ़ लेना, फिर मैं टाइम दे दूंगा पहले ही शॉर्ट्स का फॉर्म में कि इस डेट पे आपका एमसीक्यू लाइव क्लास होगा। तो आशा करता हूँ सबको मैं लाइव क्लास में मिलूंगा, बट पढ़ के आना, क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आएगा, कम से कम कोशिश करूंगा जितना से ज़्यादा एमसीक्यू हो सब कवर हो जाए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, गुड नाइट।